मैंने लक्ष्य रखा है 2026 में या तो एक महिला सुपरवाइजर की सीट पक्की करनी है या एडीसी की। इन दोनों में से एक में 2026 में मुझे कोई ना कोई एक सीट पक्की करनी है। ये मेरा दृढ़ निश्चय है और मैं कोशिश कर रही हूँ उसी धारा में प्रयास करने का, पाने का। और जिस प्रकार में से मेहनत हो रही है मैं उस प्रकार से मेहनत कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ, कोर्स को पूरा एनालाइज कर रही हूँ और जब तैयारी कर रही हूँ। लेकिन एक मन में सोच में आता है कि इस महिला सुपर, चलो एलडीसी की तो ठीक है, उसमें 10,644 वैकेंसी हैं, लेकिन जो महिला सुपरवाइजर इसमें तो सिर्फ 72 जगह हैं, उसमें आप एक सीट कैसे हासिल कर पाओगे। तो इस दृढ़ निश्चय को देखकर मुझे एक मोटिवेशन लाइन आती है कि मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी। एक बार आप खुद से वादा तो करो, मैं जीतूंगी, एक बार अपने खुद से वादा तो करो। सोचते हो उससे ज़्यादा कोशिश तो करो। तकदीर रूठे पर हिम्मत ना छूटे, यानी तकदीर टूटे रूठे लेकिन हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा तो करो। ये मुझे मोटिवेशन लाइन बहुत अच्छी लगी कि मैं जीतूंगी पर वादा तो करना पड़ेगा ना अपने आप से कि मैं हाँ जीत सकती हूँ। और जितना सोचते हैं ना उससे ज़्यादा अपनी कोशिश पर ध्यान दो। जितना कोशिश कर सके, जितना संघर्ष कर सके अपने विरुद्ध, अपने लिए उतना संघर्ष करो। तो उस संघर्ष की कड़ी में आज हमारा चैप्टर चलेगा, हमारी इकाई चलेगी 4, यानी हमने इससे पहले 3 इकाइयाँ पढ़ ली हैं। आप जो रेगुलर डटे रहे हैं वो पढ़ ली हैं मैंने। तो पहली थी बालकों के बचपन के अनुभव और दूसरी थी ही कौन सी थी, मूलभूत संकल्पनाएं, नहीं बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं, जैसे हमने बाल वृद्धि वगैरह बाल विकास वगैरह में थोड़ा सामान्य भूल गई। और फिर उसके बाद पढ़ा था हमने बाल विकास के सिद्धांत। तो इन 3 चैप्टरों को हमने क्लियर कर लिया। अब चौथा चैप्टर चलेगा हमारा बच्चों की आवश्यकताएं और अधिकार, जो हमारे सुपरवाइजर के जो 3 इकाइयों में बांटा गया है। यानी एक है स्वास्थ्य पोषण और योजनाएं जो 65 अंक का है, और फिर दूसरी है बच्चों की देखभाल और शिक्षा जो 20 अंकों का है, और 20 अंक की है प्रबंधकीय गुण। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक चल रहा है प्रारंभिक, यानी बच्चों की प्रारंभिक देखभाल कैसे करनी चाहिए। यानी बच्चों को जो प्रारंभिक काल होता है, शैशवावस्था, बाल्यकाल, उसमें बच्चों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं। और उसमें भी हम जो आप सबको पता होगा, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ और कैसे तैयारी करें। यानी जो आंगनवाड़ी, यानी डीसीसी कोर्स है ना, डीसीसी कोर्स और ईसीसी कोर्स चलता है, एनटीटी कोर्स चला है, अभी नए कोर्स लॉन्च हुए, मतलब हुए हैं। तो ये इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ना दिल्ली में, बहुत सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, बहुत पुराना प्राचीन भी है। तो उसके उन्होंने बुक निकाली हैं, वो अपने कोर्स की बुकें निकालते हैं। आपने बीए भी की हुई तो बीए की भी निकालते हैं, हर प्रत्येक कोर्स की भी बहुत शानदार बुक निकालते हैं। आप जो भी आप उनसे कोर्स करें तो उन सब बुकों को पढ़ना चाहिए। यदि आपके पास ये डीसी कोर्स किसी सहपाठी या आपके फ्रेंड, अपनी सहेली के पास कोई कोर्स किसी ने किया हो, तो आप इन किताबों को देखकर इन्हें पढ़ना जरूर। आप बहुत जल्दी और बहुत शीघ्र पढ़ सकते हैं, बहुत रिपीट, यानी जैसे हम मोबाइल में 2 गुना की स्पीड देखते हैं ना, ऐसे ही आप 2 गुना की स्पीड से इस बुक को रीड कर सकते हैं। वो तो हमें यहाँ पर पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं इस बुक को, आप समझ के चलिए, इस बुक को मैं 12 घंटे में क्लियर कर दूंगी। इस बुक को मैं पूरे 12 घंटे क्लियर कर दूंगी। इस एक बुक को मैं एक दिन में क्लियर कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे एक एक इकाइयाँ खुद पढ़नी पड़ती हैं और फिर मुझे यहाँ पर थोड़ा पढ़ाना पड़ता है। और इसके बाद आप महिला सुपरवाइजर की जो कोई भी बुक हो उसको आप पढ़ लेना। एक बार आपको मतलब विस्तार से पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। एक बार आप विस्तार से ज़रूर पढ़िए, चाहे आप कोई भी बुक पढ़िए, लेकिन विस्तार से होना चाहिए। लेकिन टीचर भी होते हैं थोड़ा, तो भी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं उनको बता देते हैं, और इस प्रकार हम रटने पर बहुत ज़्यादा जोर करते हैं और वो चीज़ें रट पहुँचती भी नहीं हैं और सही तरीक़ा से हमें वो याद भी नहीं रहती हैं। तो चलो अब हम करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। तो चलो करते हैं, कौन सी है, बच्चों की आवश्यकताएं और अधिकार। यानी बच्चों की आवश्यकताएं क्या होती है, बच्चों की भी कोई आवश्यकता होती है ना,
यदि कोई बच्चा है शैशवावस्था में, क्या वो अपना पालन पोषण खुद से कर सकता है? क्या वो खुद नहा सकता है? क्या वो खुद खाना खा सकता है? या फिर खुद अपनी देखभाल कर सकता है? नहीं भाई नहीं, उसके लिए किसी पालनकर्ता की बहुत ज़रूरत होती है। उस पालनकर्ता की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए होती है यदि पालनकर्ता नहीं होगी उस बच्चे का पालन करने में, तो मान के चलो उसका जीवन खत्म सा समझो। नहीं, वो जीवित नहीं रह सकता बच्चा, यदि उसके समय समय पर उसको खाना नहीं खिलाया, दूध नहीं पिलाया, पानी नहीं दिया, और उसको समय समय पर शौचालय इसे काम नहीं किए, तो मान के चलो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, क्या आवश्यकता होंगी वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। जिस उनकी शारीरिक आवश्यकताएं भी होती हैं, भाषाई आवश्यकता भी होती हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, उनकी बीमारियों का ध्यान रखना पड़ता है, और उनकी शिक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। और भी बड़े हो जाते हैं तो उनके कुछ निर्णय होते हैं, उनमें भी सहयोग करना पड़ता है। लेकिन पालनकर्ता ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें कुछ शिक्षित भी हो और कुछ उसे अनुभव भी हो, और उस अपने बच्चे को एक सही निर्देश और सही जानकारी और सही भविष्य के निर्माण की वो एक नींव रख सके। इसलिए एक पालनकर्ता को एक शिक्षित, एक प्रशिक्षण होना चाहिए और स्नेह भाव होना चाहिए। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और अधिकार शब्द है, अधिकार यानी इस सरकार ने, हमारे संविधान ने बच्चों के लिए कुछ अधिकार बताए, यानी कुछ अधिकार हैं कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र है उसके लिए शिक्षा तो अनिवार्य ही देनी पड़ेगी। यानी अनिवार्य शिक्षा के लिए हमारे सरकार ने, यानी हमारे संविधान में लिखा हुआ है, नीति निर्देश तत्वों में भी लिखा है, अधिकार में भी लिखा है, कर्तव्य में भी लिखा है। यानी कर्तव्य में भी लिखा है जो 21 आर्टिकल 21 से जुड़ी गई है उसमें कि माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनकी शिक्षा को जारी रखने का प्रयास करें। तो ये नीति निर्देश तत्वों में भी पढ़ेंगे। उनके बच्चों को कारखानों खानों में काम ना करने दे, शोषण हो रहा है तो वहाँ पर शोषण ना हो, इसलिए कुछ अधिकार भी बताए हैं। और कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी कई उद्घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्घोषणा भी की गई है 1959 में, और राष्ट्र नीति भी बनाई गई है। अब तो हमारी राष्ट्र नीति चल रही है, 2020 की नीति चल रही है, वो बहुत शानदार है। उसी नीति के थ्रू इन आंगनवाड़ी केंद्रों में शालापुर कक्षाओं में कुछ ईसीसी कोर्स द्वारा अब कह रहे हैं कि 62,000 वैकेंसी आएंगी। इससे तो पता नहीं है, इतनी ज़्यादा तो पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन हो रहा है कि आंगनवाड़ी और नई आंगनवाड़ी खोलने का प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या है, बच्चों की प्रारंभिक देखभाल है ना, उसे बहुत अच्छा बना रहा है। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं। तो देखिए, चलिए हम अपने चैप्टर की ओर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आएगा बच्चों की आवश्यकताएं और अधिकार। ओके, अब पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हमारा 14 चैप्टर है, आप सबको बताया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रस्तावना। ओके, प्रस्तावना के बाद पढ़ेंगे शारीरिक देखभाल की आवश्यकता, यानी बच्चों की कौन कौन सी आवश्यकता आती हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलेंगे। चलिए, तो प्रस्तावना में हम सबको पता है क्या पढ़ते हैं कि इससे पहले क्या पढ़ लिया, आगे क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में क्या महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं। एक बार मैं कह रही हूँ ना, मेरे कहने से आप एक बार इन पुस्तकों का विजिट जरूर करें, या ये पुस्तक नहीं है अपने पास तो मेरी इस वीडियो को आप 1:2 की स्पीड में देखें जरूर। ओके, इससे आपकी जो मानसिक क्षमता है, सोचने की क्षमता है, मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, उसका आपका विकास हो सकेगा। ओके, तो पढ़ते हैं प्रस्तावना। एक स्त्री के नाते आप इनको बुक को जरूर पढ़ना। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर लाखों वर्षों से मनुष्य अपने वर्तमान रूप आकार में ही मौजूद है। यानी लाखों वर्ष बीत चुकी हैं, लेकिन मनुष्य का स्वरूप आकार इसी प्रकार का है। उससे पहले कहते थे कि पहले मनुष्य बंदर माना गया, बंदर से वो मतलब पहले बंदर का ही रूप है मनुष्य, लेकिन लाखों वर्षों से इसी स्वरूप में ही है मनुष्य। ओके, मैं एक एक शब्द को थोड़ा समझा रही हूँ अपनी समझ के आधार पर, तो आप इन पुस्तकों को पढ़ोगे तो बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। यदि कोई डीईसी कोर्स कर रहा है ना, इस बुकों को तो पढ़िए और इन वीडियो को तो जरूर देखिए। और ये आंगनवाड़ी के केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जो जीवाश्म पाए गए हैं, ये युगों पूर्व की घटनाओं के संकेत देते हैं। अफ्रीका में कुछ ऐसे भी जीवाश्म पाए गए हैं जो कि करोड़ों साल पुराने हैं। जीवाश्म से यह संकेत मिलता है कि पारिवारिक जीवन पृथ्वी पर पहले मनुष्यों से शुरू हुआ था। यानी जो पारिवारिक जीवन था वो सबसे पहले मनुष्यों से ही प्रारंभ हुआ था। यदि कोई हम जानवर की, पशु पक्षियों की बात करें तो क्या उनका कोई परिवार होता है?
होता है उनका परिवार, लेकिन एक समय सीमा तक होता है। उनका परिवार भी होता है, उनकी घर भी होती है, उनके घरों को अलग अलग भी कहते हैं, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लेकिन जो परिवार की परंपरा है वो मनुष्य से ही स्टार्ट हुई है, मनुष्य से शुरू हुआ था। बच्चों को विशेष देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है। यह तथ्य उतना ही प्राचीन है जितनी हमारी सभ्यता। नवजात शिशु को जीवित रहने के लिए बड़ों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। यानी नवजात बालिका है, ये हर चैप्टर में आ रहा है नवजात शिशु, यानी 1 महीने का बालक। नवजात शिशु को जीवित रहने के लिए बड़ों की आवश्यकता और संरक्षण की आवश्यकता होती है। उसकी विभिन्न युक्तताएं उसे वातावरण में समंजित होने की में मदद करती हैं। यह देख सुन चख सूंघ और महसूस कर सकती है। आवाज़ निकालकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य उसमें होता है। वह हिल डुल सकती है और स्तनपान कर सकती है और अपने आसपास होने वाली घटनाओं को कुछ कुछ समझ सकती है। परंतु इन सब योग्यताओं के बावजूद भी अगर उसकी उचित देखभाल ना की जाए तो उसका ज़्यादा देर जीवित रहना मुमकिन नहीं है। इसके लिए बड़ों की देखभाल और संरक्षण आवश्यक है। शारीरिक देखभाल की आवश्यकताएं तो अधिकांशतः हमें विदित हैं, परंतु बात हम कभी कभी भूल जाते हैं कि यह बच्चों की शारीरिक देखभाल के अतिरिक्त स्नेह, प्यार और प्रेरण की आवश्यकता भी होती है। यानी ज़्यादातर जो पालनकर्ता होती है, यानी एक माँ होती है या कोई पुरुष हो, उसको सबको पता है कि बच्चों को शारीरिक देखभाल की जरूरत है। यानी जो शारीरिक पोषण होता है, दूध है, उसका समय समय पर दिया जाता है। लेकिन आप सबको यह नहीं पता है, यह नहीं विदित है कि उन्हें प्रेम की भी ज़रूरत है, उन्हें स्नेह की ज़रूरत है, उन्हें परपोषण की ज़रूरत है, उनके साथ बोलना भी ज़रूरी है, उनके साथ भाषाई विकास भी ज़रूरी है, उनका संज्ञानात्मक विकास भी ज़रूरी है। तो इनके बारे में जानकारी बहुत कम होती है पालनकर्ता को। तभी ही बच्चे पिछड़े रह जाते हैं ना। एक 26 साल का बच्चा तब अपना खुद आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनका विकास सही प्रकार से नहीं हो पहुंचा है, उस पर सही प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया है, उनकी मार्गदर्शन की जो दिशा है वो सही नहीं बताई गई है, इसलिए वो इधर उधर भटक जाता है और 26 साल तक वो कुछ आत्मनिर्भर भी नहीं बन पाता है। वो अपने माता पिता पर ही निर्भर रह जाता है, जिससे वो एकदम से पिछड़ जाता है। तो वो क्या है, एक अशिक्षा की वजह से, यानी उन माता पिता को या जो पालन करते हैं उनको सही प्रकार से शिक्षा प्रशिक्षण नहीं मिला है, इसलिए उन्हें पता नहीं कि विकास की है। बस उन्हें शारीरिक विकास का पता है कि बच्चों को टाइम टाइम से खाना पीना दूध देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनसे विकास के हर क्षेत्र के लिए ज़रूरत है, सब चीज़ों के लिए। हमने पढ़े थे विकास के क्षेत्र कौन कौन से, संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावात्मक, भाषाई, और ये हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़े थे। तो ये क्षेत्र है विकास के। अब हम उद्देश्य, यानी इस टॉपिक को पढ़कर हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, उद्देश्य, तो वो देखिए। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप बच्चों के लिए शारीरिक देखभाल, प्रेरण, स्नेह और प्यार की आवश्यकताओं के महत्व पर चर्चा कर सकेंगे। कुछ बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को जान सकेंगे, बच्चों के अधिकारों को जान सकेंगे। भारत सरकार द्वारा बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाए गए उपायों के बारे में जान सकेंगे और बच्चों की देखभाल संबंधी सेवाओं के अंग जैसे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा का वर्णन कर सकें। ओके, इसको हम इस चैप्टर को पढ़कर हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले है शारीरिक देखभाल की आवश्यकता, यानी बच्चों को कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं बच्चों को, तो एक बार देख लेते हैं। वैसे तो हम पढ़ेंगे तो, लेकिन एक बार आप ब्लॉक बोर्ड पे लिखेंगे, हाथों से लिखेंगे, एक बार सुनोगे तो बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। पहली आवश्यकता है शारीरिक देखभाल। ओके, शारीरिक देखभाल यानी शरीर की देखभाल कैसे करनी होगी, समय समय पर जांच करवानी चाहिए, समय समय पर उन्हें टीकाकरण करना चाहिए और समय समय पर उनकी बीमारियों की जांच भी कर उनका उपचारात्मक निदानात्मक करना चाहिए। फिर कौन सा है, प्रेरण की आवश्यकता। प्रेरण यानी यदि कोई बालिका है वो किसी प्रतिक्रिया के मतलब किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया दे रही है तो वो प्रेरण है। यानी मान के चलो एक माँ बच्चे के प्रति मुस्कुरा रही है, फिर उसके प्रति वो प्रतिक्रिया दे रही है, वो भी मुस्कुरा रही है, फिर मुस्कुरा कर आपस में वो कुछ बात मतलब कुछ ना कुछ भी करती रहती है, क्रिया करती है, यानी वो प्रतिक्रिया दे रही है उसको देख करके, तो वो क्या होया, एक प्रेरण, यानी कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करना, यही है ना प्रेरण। तो इसलिए यदि एक माँ है, एक बच्ची है, वो सबसे पहले अब देख रही है किसी चीज़ को, यानी वो फूल को देख रही है, यानी फूल को उसने चलते चलते रास्ते में फूल देखा और फूल को उठाकर उसको मुंह में दे लिया। आपको सबको पता होगा बच्चा सबसे पहले जो कुछ भी खिलौने होते हैं वो सबसे पहले उनको
मुंह में डालने का प्रयास करते हैं, कुछ भी हो तो फिर उसके पास में माँ है तो माँ कह रही है नहीं बेटा ये फूल है, इसको खाओ मत, तो वो खाकर उसको वहाँ पर ही डाल देती है। फिर वो आगे बढ़ जाती है, उसके बाद वो और कुछ क्रिया करती है। तो उसने क्या समझा, कहाँ ये फूल है, तो उसका क्या विकास, संज्ञानात्मक विकास भी हुआ, भाषाई विकास भी हुआ, वो शब्दों को भी पहचान पाई कहाँ इसे फूल कहते हैं। तो वो ये सब क्या होती है, प्रेरणाएं, यानी उनको प्रेरणा भी मिलती है, साथ में और कुछ भी विकास होता है। और तीसरी आवश्यकता है परिपोषण। परिपोषण किसे कहते हैं, परिपोषण का होना बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। परिपोषण यानी माता का यानी पालनकर्ता का अपने बच्चे के प्रति यानी बच्चे के प्रति बोलना, भाषा बोलना, उससे बात करना, उनके साथ हंसना और उसके साथ क्रिया करना, खेलना, ये सब क्या है, परिपोषण है। यानी उसके साथ उनका परिपोषण किया जा रहा है सभी विकास के क्षेत्रों में। ओके, तो ये हमारा परिपोषण हो गया। और कौन सा है, स्नेह और परिपोषण। ओके, स्नेह यानी एक पालनकर्ता स्नेह में ही होनी चाहिए, यानी बच्चों के प्रति स्नेह भाव रख सके, जिससे उसके स्नेह में रहकर बच्ची यानी सुरक्षात्मक महसूस कर सके। और सुरक्षात्मक महसूस करेगी तो वो कुछ अन्वेषण करेगी, यानी कुछ खोज करेगी, खोज करके वो अपना विकास, संज्ञानात्मक विकास करने का प्रयास करेगी। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम जब आवश्यकता है। अब तो हमारी जो आवश्यकता होगी, बच्चों की आवश्यकता होगी शारीरिक प्रेरण और परिपोषण और स्नेह। फिर उसके बाद होगी कि यदि ये आवश्यकताएं पूरी ना हो, एक चैप्टर पता है मैंने भी बहुत ध्यान से पढ़ा है तभी समझ में आया है। वैसे बहुत जल्दी समझ में आया था, आसान भाषा है, लेकिन आपको यदि इसको देखकर आप पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। सिर्फ एक सरसरी निगाह से पढ़ते आना। अरे भाई, इतना आपके पास 111 दिन है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप अभी तो पूरी विस्तार से पढ़िए, उससे शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स के बाद आप टेस्ट दीजिए, साथ में भी टेस्ट दीजिए। और जो ये पार्ट है ना उस पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप एलडीसी साथ में तैयारी कर रहे होंगे तो उस पर तो आपका विशेष ध्यान दिया है। लेकिन ये पूरी आवश्यकता नहीं हो रही है। किसी के पास शरीर देखभाल नहीं है, कोई निर्धन आदमी भी है तो वो शरीर देखभाल ढंग से कैसे कर पाएगा, उसको पोषण, संतुलन पोषण कैसे दे पाएगा। और वहाँ पर कोई मतलब आवश्यकता है, अस्पताल है, प्राथमिक उपचार है, वहाँ पर नहीं है तो वो कैसे देखभाल कर पाएगा अपनी बच्ची का। तो यदि पूरी ना हो तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी हम, यदि नहीं होगा तो वो शरीर से मतलब जो रोग होते हैं, वो संक्रमण होते हैं, उससे ग्रसित हो जाएगी। और जो प्रेरण की आवश्यकता है, उन्हें प्रेरण सही प्रकार से विकास नहीं, हम सब पढ़ेंगे और पूरी नहीं हो पाएंगे। और फिर हम पढ़ेंगे विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे। यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्या कहते हैं, जिनको कोई विशिष्ट आवश्यकता होती है, यानी वो किसी दूसरे के सहयोग के बिना कुछ कार्य नहीं कर सकता, दूसरे के सहयोग के बिना, यानी जो विकलांग है, दिव्यांग है। यानी जो विकलांग शब्द है ना उसके प्रति सरकार ने शब्द दिया है दिव्यांग बच्चे, यानी उनके प्रति हीनता भाव मिटाने के लिए उन्होंने शब्द, यानी जैसे हम सकारात्मक शब्द रखेंगे उसका प्रभाव हमारी बुद्धि पर, हमारे मन पर ऐसा ही पड़ता है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे का बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों के अधिकार पढ़ेंगे, जैसे नीति निर्देश तत्व है, राष्ट्रीय नीति है, और कौन कौन से राष्ट्रीय घोषणाएं, हम 3 इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। और फिर हम पढ़ेंगे कि मतलब बच्चों की देखभाल के लिए क्या क्या स्थापना की गई, यानी शिशु गृह के लिए शालापुर, यानी शालापुर को आंगनवाड़ी कहते हैं, बाल केंद्र कहते हैं, और किंडरगार्टन कहते हैं। तो उनकी स्थापना करी जाती है उनके सेवाओं के लिए, जिससे बालक का विकास सही प्रकार से। अब मैं बोलती ही जाऊँगी तो फिर पढ़ोगे क्या, इसलिए अब चलो चैप्टर पे आते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं ब्लॉक बोर्ड पे पढ़ा देती, लेकिन ऐसे शॉर्ट नोट्स आप बना करके थक गए होंगे, आपने बहुत बनाए होंगे। और आप अपने को जानिए, क्या इन शॉर्ट नोट्सों को पढ़कर क्या हमारा सिलेक्शन, क्या इन्हीं शॉर्ट नोट्सों के कारण तो नहीं रुक रहा है हमारा सिलेक्शन। एक बार हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करें। इन शॉर्ट नोट्स याद भी नहीं हो पाते हैं और हमारा इतना संज्ञानात्मक विकास भी नहीं हो पाता, और हम जो पेपर में आती है भाषा उसको भी समझ नहीं पाते। इसलिए एक बार आप इन आम भाषा है ना उसको समझने का प्रयास कीजिए। शारीरिक देखभाल की आवश्यकता। जीवित रहने के लिए बालिका को देखभाल की आवश्यकता होती है। शैशवावस्था में बालिका पूर्णतः अपने पालनकर्ता पर आश्रित होती है, पूरी तरह से वो अपने जो पालन करता है उस पर आश्रित होती है। तो उस पर विशेष ध्यान उनके पालनकर्ता का होता है, तभी उसके सही विकास हो पहुंचता है बालिका का या बालक का।
उनको खिलाने, कपड़े पहनाने, नहलाने, सुरक्षित स्थान पर सुलाने का ध्यान रखना अनिवार्य है। जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है वह कई काम स्वयं करने लगती है, अपने आप खाना खा सकती है, बिना बटन वाले कपड़े पहन स्वयं खोल सकती है, स्वयं चल और भाग सकती है। हालांकि कुछ काम वह स्वयं करना सीख जाती है, फिर भी बड़ों पर कुछ अन्य कामों के लिए निर्भर रहती है। यानी जिसका उसका विकास जैसे जैसे होता है वो खुद आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करती है, खुद कपड़े पहनती है, खुद खाना खाती है, खुद नहाती है, और फिर कुछ और बड़ी हो जाती है तो अपने निर्णय खुद लेती है, खुद निर्णय लेती है तो खुद आत्मनिर्भर बनती है। अब आगे पढ़ते चले जाना, ओके। पर लेकिन शैशवावस्था में और बाल अवस्था में तो बच्चों के लिए बच्चे पूरी तरह जो पालन करता है एक माँ है उस पर ही निर्भर होते हैं। उदाहरणतः 5 वर्ष की उम्र तक वह अपने नज़दीकी वातावरण से परिचित हो जाने के कारण बिना मार्गदर्शन के, यानी उनसे कोई मार्गदर्शन नहीं बता रहा है फिर भी बिना मार्गदर्शन के अपने आस पड़ोस में आ जा सकती है। परंतु यदि पालनकर्ता उसे अपने साथ बाजार में ले जाती है, यानी वो बाजार में ले जाएगी, यदि वो आसपास का वातावरण है, यानी जो उसका परिवार है, घर है, तो उसके आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनके पास वो खेल सकती है, जा सकती है, आ सकती है, लेकिन वो बाजार में नहीं जा सकती। बाजार में तो उसको माँ को अपने साथ ले, क्योंकि वो इतना विकास नहीं हुआ है, अभी वो छोटी है, 5 साल की है, तो इसलिए बालिका के उसके परंतु यदि पालनकर्ता उसे अपने साथ बाजार ले जाती है तो उसे उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा। बच्चे को हर उम्र में देखभाल की आवश्यकता होती है, पर उम्र और परिवेश के अनुसार देखभाल में परिवर्तन हो जाता है। बालिका के अनुकूलतम विकास के लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना अति महत्वपूर्ण है। बालिका को बीमारियों और रोगों से बचना आवश्यक है, अन्यथा उसके विकास की गति धीमी पड़ सकती है। बीमार बच्ची अपने परिवेश में रुचि नहीं रखती और अक्सर उदासीन और चिड़चिड़ी रहती है। दूषित वातावरण, अशुद्ध जल और भोजन पकाने व खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों के कारण कई तरह की बीमारियां पनप सकती हैं। बालिका के जीवन और विकास के लिए भोजन आवश्यक है, यानी बालिका को जो जीवन है और विकास है उसके लिए भोजन तो चाहिए चाहिए, महत्वपूर्ण है। लेकिन भोजन भी कैसा, संतुलित होना चाहिए। हम स्वास्थ्य जब पोषण पढ़ेंगे ना, हम इतने विस्तार से पढ़ेंगे उस संतुलित आहार को कि आपको आनंद आ जाएगा। आपका प्रश्न सही होगा तो होगा, सही तो होगा, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपकी जो खाना खाते हैं ना रोजाना, उसको आपको एक एक चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगी कि आलू में क्या पाया जाता है, गोभी में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, अन्न में कौन सा तत्व पाया जाता है। अरे सब चीज़ के बारे में जानकारी है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और गहराई मतलब थोड़ा पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी अपने आप को। बालिका के जीवन और विकास के लिए भोजन आवश्यक है। हम महत्वपूर्ण है कि बालिका सही मात्रा में ऐसा भोजन खाए जिसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा उसके शरीर की आवश्यकता अनुसार हो, ओके। यदि एक छोटा बालक है उसको कितने भोजन की आवश्यकता होती है, और एक 18 वर्ष का बालिका है उसको कितने, मतलब उसके विकास के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार उसको भोजन की आवश्यकता होती है। यानी जैसे एक सामान्य आदमी है, यानी वो थोड़ा काम कम कर रहा है, यानी वो परिश्रम का काम कम कर रहा है, तो उसे कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, 2430 की। और हम इस कैलोरी के बारे में पढ़ेंगे, बस सब चीज़ पढ़ेंगे, आप पेशेंस रखिए। और जीवन विकास के भोजन से स्वाभाविक है उसके खाने की मात्रा, जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है तो वह स्वाभाविक है कि उसके खाने की मात्रा तो बढ़ती जाएगी। विभिन्न उम्र में एक बच्चे को किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता होगी इसके बारे में आप अगले खंड में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं, और एक आवश्यकता हो गई यानी शारीरिक देखभाल की आवश्यकता, यानी हमने शारीरिक देखभाल की आवश्यकता पढ़ ली। और दूसरी है प्रेरण की आवश्यकता। प्रेरण यानी बच्ची जिस क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है, यानी कुछ क्रिया कर रही है तो वो क्या होगा उसके लिए एक प्रेरण। तो अब आइए प्रेरण, ये तो मैंने अपनी संक्षिप्त भाषा बता दी, अब इसे विस्तार से समझिए। प्रेरण शब्द का अर्थ समझने के लिए आप अपने ऊपर एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। एक ऐसे बंद कमरे में बैठिए जो बिल्कुल खाली हो। उस कमरे में ना तो कोई चित्र हो, ना ही कैलेंडर, किताबें और पत्रिकाएं, और इसके अतिरिक्त वहाँ कोई व्यक्ति ना हो। उस कमरे के बाहर या अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका ध्यान अपनी ओर बांट सके। यानी एक प्रयोग कर रहे हैं, हम अपने ऊपर कर रहे हैं, यानी एक बंद कमरा है, ना तो उसमें कोई चित्र है, ना कैलेंडर है, ना समाचार है, और खिड़कियाँ सारी बंद करती हैं और बाहर भी नहीं देख सकते। तो आप अंदर बैठे बैठे आप क्या करोगे, आप सोचिए, ओके। अब क्या करोगे बैठे बैठे वहाँ पर, तो देखिए अतिरिक्त वहाँ कोई व्यक्ति ना हो,
किताबें और पत्रिका और इसके अतिरिक्त वहाँ कोई व्यक्ति ना हो। उस कमरे के बारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको आपका ध्यान अपनी ओर बांट सके। उस कमरे में केवल एक दरी या कुर्सी होनी चाहिए जिस पर आप बैठ सकें। उस कमरे की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद हो और पर्दों से ढके हो ताकि आप बाहर का ना तो कुछ देख सकें ना ही कुछ सुन सकें। अब इस कमरे में बिना कुछ करे अकेले बैठे आप पाएंगे कि यदि आपको मनन करना नहीं आता, आपके लिए कुछ मिनटों के लिए भी बैठ पाना कठिन होगा। अगर आप सचमुच कुछ घंटों के लिए उस कमरे में बैठ जाएं तो संभव है कि आपको अजीब सा लगने लगेगा। शायद कुछ समय आपने कल्पना में बिताया हो और शायद कुछ समय सोकर। यानी आप एक बंद कमरे में, तो यदि आप कल्पना नहीं करना जानते तो आप वहाँ पर क्या करें। और यदि वहाँ पर बंद कमरे में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कुछ कल्पना करेगा या फिर कुछ क्या करेगा, कल्पना करेगा, या फिर वो क्या करेगा, सोएगा। यानी सोएगा, वो अपना समय व्यतीत करेगा। लेकिन ऐसा उसे करने नहीं दिया जाए कि आप सो मत, तो फिर क्या करेगा। कुछ घंटों बाद सहमत आप बाहर लोगों से मिलना और बात करना समय अपना कल्पना बिताया हो और शायद कोई समय सोकर। कुछ घंटों बाद अब उसका समय बीत गया, अब उसे बाहर निकालते हैं। कुछ घंटों बाद सहमत आप बाहर लोगों से मिलना और बात करना, चिड़ियों का चहचहाना सुनना, पत्रिका पढ़ना, कुछ और करना चाहेंगे। यदि बंद कमरे में से कोई व्यक्ति आया है तो वो कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा, वो कुछ सुनने का प्रयास करेगा, वो कुछ पढ़ने का प्रयास करेगा। संक्षिप्त में आप शायद किसी गतिविधि में हिस्सा लेना चाहेंगे। इस प्रयोग को करने के बाद आपको क्या पता चला है, हम सभी को उन घटनाओं और अनुभवों की आवश्यकता होती है जो हमें रुचिकर लगती है। यानी जो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें दुख प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें रुचि प्रदान करती हैं। अब रुचियाँ जो रुचिपूर्वक लगती हैं, यानी किसी को पढ़ाई में रुचि लगती है, किसी को खेलने में रुचि लगती है, किसी को घूमने में रुचि लगती है, किसी को कुछ अलग अलग रुचि होती है। सबकी अभिरुचियाँ अलग अलग होती हैं। तो ये क्या है, उनके प्रतिक्रिया के लिए रुचिकर लगते हैं। यही अनुभव हमें सोचने और प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी इंद्रियां हमें आसपास के वातावरण की जानकारी देती रहती हैं और हमारी क्रियाएं उसी के अनुसार होती हैं। लोग और आसपास का वातावरण हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमें अपरिचित घटनाएं ज़्यादा रुचिकर लगती हैं और उत्तेजित करती हैं, परंतु मानव स्वयं ही प्रेरणा और जटिलता को ढूंढता है। इसी बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हमें चिंतन के लिए खुराक की आवश्यकता होती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सदैव ही प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई सब हर समय आपको प्रेरणा की ज़रूरत है, नहीं, समय समय पर आपको प्रेरणा की ज़रूरत है। यानी आप थक गए हैं तो आपको सोना पड़ेगा, वो भी एक प्रेरणा है। फिर आप उठ करके काम करेंगे, फिर काम करके परेशान हो गए तो फिर सो जाएंगे, भूख लग रही है तो खाएंगे, और आपको कुछ करने की ज़रूरत है तो आप उसको करेंगे। तो ये क्या हुआ है कि प्रेरणा हो, यानी कुछ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, किसी कार्य के बदले कुछ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ है कि प्रेरणा हो गया। लेकिन ये प्रेरणा हरदम काम नहीं आता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमें सदैव ही प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जब हम थक जाते हैं तो हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। थकान दूर हो जाने पर हम, यानी ऐसा नहीं है कि भाई हम थक गए तो अब ऐसा लगेगा हम सोए। क्या ये प्रेरणा ऐसा ही रहेगा? नहीं, प्रेरणा की पूर्ति हो जाती है तो हम फिर दूसरा काम करते हैं, फिर उसके बाद कुछ परेशान है तो फिर आराम कर लेते हैं। तो प्रेरणा की भी कुछ सीमाएं होती हैं, उसे हर जगह हरदम प्रयोग नहीं कर सकते और घटनाओं को पुनः ढूंढने लगते हैं। इस तरह विश्राम और प्रेरणा का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। हमें अपरिचित घटनाएं अच्छी लगती हैं और ज़्यादा उत्तेजित करती हैं। यानी आपने अब तक कुछ चीज़ नहीं देखी हो तो आपको बहुत मतलब क्या लगेगा, उत्तेजित करेंगी, आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजित करेंगी जो आपकी अपरिचित घटना है। फिर आप उससे परिचय हो जाओगे तो फिर आपको वो इतनी सामान्य लगेगी। अब आपने देखा होगा एआई का ज़माना है, तो एआई में आपने कभी देखा होगा यूट्यूब की वीडियो में कि एक एआई, यानी कोई उसमें खाना, मतलब एआई अब पता नहीं क्या क्या करेगी। अब आपको नौकरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाना वही बनाएगी, सफाई वही करेगी। तो क्या है जी, अब हमें अत्यधिक उत्तेजित करती है, हम फिर उस तरह की वीडियो को और देखेंगे, क्या ऐसा काम कर सकती है, वो सब्जी भी ला सकती है, बाजार भी जा सकते हैं, फिर तो क्या होगा। तो मतलब ये क्या हुआ, ये हमें जो अपरिचित घटना होती है ना, तो वो हमें उत्तेजित करती हैं और फिर वो उसके बाद तो सामान्य हो जाती हैं। दिन में आपके आसपास कई घटनाएं घटती हैं, परंतु आप अपना पूरा ध्यान केवल घटनाओं पर ही केंद्रित
लेकिन अब कुछ यानी हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि आप सभी को ध्यान रख पाते हैं नहीं, लेकिन कुछ विशिष्ट घटनाएं होती हैं आप उन पर ही विशेष ध्यान दे पाते हैं। तो वो क्या हुआ, आप उनसे प्रेरित हुए, इसलिए उनसे वो एक विशिष्ट घटनाएं हो गई। परंतु आप अपना पूरा ध्यान केवल कुछ घटनाओं पर ही केंद्रित करते हैं, अन्य पर थोड़ा ही ध्यान दिया जाता है और कुछ अन्य घटनाओं की उपेक्षा की जाती है। वैसे तो मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो मैंने समझा है ना, मैं उसको समझा रही हूँ, और इसे मैं खुद पढ़कर बताऊंगी ना तो आप जल्दी समझोगे, और मैं डबल उसको रिपीट करूँ तो अच्छा भी नहीं है, इसलिए आप एक ले से पढ़ते जाइए। मैंने थोड़ा समझा दिया पहले, तो उसको देख लेना। अब हम पढ़ते हैं, नहीं फिर टाइम बहुत लग जाता है इसके एक वीडियो में बनाने में। उदाहरण तो अपने घर से बायात तक, यानी आप बायात जा रहे हैं, जाने के बारे में सोचिए। अधिकांश तीर्थ यात्रा में आप सुरक्षापूर्वक बायात पहुंचने पर ध्यान देते हैं और अपनी खरीदारी और उससे संबंधित अन्य गतिविधियों की योजना बनाते हैं। रास्ते में शायद आपने यह देखा हो कि एक बाल्टी उठाए हुए बच्चा फिसल गया, यानी वो गिर गया या फिसल गया, बाल्टी उठा रहा है बेचारा। आसमान में बादल गिर आए या कहीं नई इमारत बनाई जा रही है, परंतु कई घटनाएं पर आप गौर नहीं करते। आप उन्हीं घटनाओं पर ध्यान देते हैं जो आपके लिए उस स्थिति में महत्वपूर्ण हो या किसी कारण आपका ध्यान आकर्षित करें। दूसरे शब्दों में आप वातावरण में कुछ चुनी हुई घटनाओं पर ही प्रतिक्रिया दिखाते हैं। चलिए हम यह समझने की कोशिश करें कि बच्चों के संदर्भ में हमारा प्रेरणा से क्या तात्पर्य है। यानी प्रेरणा के तात्पर्य है बच्चों के प्रति कोई भी घटना जिसके प्रति बालक प्रतिक्रिया दिखाती है, वह उसके लिए क्या है, एक प्रेरण। यानी कोई बालक है, वो किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया दे रही है, यानी इसका पिता हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो उसके प्रति प्रतिक्रिया देगी, तो वो क्या है, वो प्रेरित हुई है उसको मुस्कुराहट के प्रति, तो वो उसे प्रेम स्नेह करेगी कि हाँ पिता मेरे से बहुत प्रेम करता है, इसलिए मेरे से हंस रहा है, तो वो उसकी सोच होती है। पिता की मुस्कुराहट, हाँ जी चलो उदाहरण यहीं पर आ गया। पिता की मुस्कुराहट, उनके प्रोत्साहन के शब्द और दुलारना, यानी पिता की एक मुस्कुराहट, उनके प्रोत्साहन के शब्द और दुलारना बच्ची को प्रेरित करते हैं। यानी एक पिता है, वो मुस्कुरा रहा है और उसको दुलार रहा है, प्रेम कर रहा है, और जी बच्ची को क्या कर रहे हैं, प्रेरित करते हैं। बच्ची को इनसे पता चलता है कि पिता उसे प्यार करते हैं और इस कारण वह उनके प्रति अनुक्रिया दिखाती है। गर्म वस्तु को छूना एक प्रेरक है जो बच्चे को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करता है कि गर्म वस्तु छूने से हाथ जल सकते हैं और इन्हें छूना नहीं चाहिए। तो वो आगे से ध्यान रखिए कि ये तो क्या है, आग है, तो इसे नहीं छीना है क्योंकि मैं इससे पहले जल चुकी हूँ, तो ऐसा होता है। वो प्रेरक हो गया उसके लिए। भागने और कूदने जैसी क्रियाएं और अन्य खेल गतिविधियां बच्चे के लिए प्रेरक होती हैं। खिलौने, किताबें, पेड़, सितारे, नदी सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है। सारा वातावरण घटनाओं, लोगों और वस्तुओं से परिपूर्ण है और बच्चों के लिए इनमें से हर एक प्रेरक हो सकते हैं। बालिका की बढ़ती उम्र के साथ उसकी योग्यता और चिंतन में जटिलता आती है। इसके कारण बच्ची को क्या प्रेरक लगता है और वह कैसी प्रतिक्रिया दिखाती है, इसमें भी बदलाव आता है। एक 9 महीने की बालिका जब फूल उठाती है तो वह उसे छूती है, मुंह में डालती है और पास खड़े व्यक्ति को दिखाती है। यानी एक 9 महीने की बालिका है, उसी को फूल मिल गया और वो इसी व्यक्ति को दिखा रही है, तो व्यक्ति दिखाती है, वह व्यक्ति कहता है हाँ यह फूल है पर इसे मुंह में मत डालो, मत। अब इस उदाहरण को आप बहुत ध्यान से सुनना, आपको इतना आनंद आएगा। ऐसा भी है एक शब्द से एक वाक्य कनेक्ट हो रहा है, तो सुनिए। बहुत समय तक फूल को ध्यानपूर्वक देखेगी और परंतु थोड़ी देर में उसे छोड़कर कुछ और करने लग जाएगी। 3 वर्ष की उम्र में, पहले तो 9 महीने तो उसने फूल उठाया, अब 3 वर्ष की हो गई बच्ची, अब क्या करेगी, 3 वर्ष की उम्र में वही फूल उसे पूछने के लिए प्रेरित करता है कि इस फूल का क्या नाम है। अरे भाई उसका विकास हो रहा है, तो वह उसका विकास हुआ, तो पहले तो उसने छुआ, तो उसने मुंह में दिया, फिर उसके बाद वो 3 वर्ष की हो गई, तो उसने फिर उस फूल ने प्रेरित किया, फिर उसने देखा इस फूल का नाम क्या है, इसका रंग कैसा है, मतलब उसके विकास के अनुसार उसके क्वेश्चन डेवलप होते हैं। क्या नाम है, 5 वर्ष की हो जाए, अब 3 वर्ष की हुई, अब 5 वर्ष की हो जाने पर वह यह जानना चाहती है कि पौधे कैसे बढ़ते हैं।
वह विभिन्न प्रकार के पौधों में रुचि लेती है और उनकी भिन्न आकृतियों, रंगों और आकारों के बारे में सीखती है। अब 8 वर्ष की उम्र में संभवतः स्वयं पौधा उगाने की कोशिश करेगी। अब वो 8 वर्ष की हुई तो वो पौधा उगाने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी। और उसकी दिन प्रतिदिन वाली वृद्धि में रुचि लेगी। उसे यह मालूम हो जाता है कि पौधों में भी जीवन होता है। संभवतः कॉलेज में पहुंचकर वह वनस्पति विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल कर ली। भाई विशेषज्ञता तक तो पहुंच गई, जब तो उसे पता नहीं था कि फूल क्या है, लेकिन अब वो उस पर डिग्री प्राप्त कर रही, पीएचडी डिग्री प्राप्त कर रही है कि हाँ वनस्पति विज्ञान में, वनस्पति बॉटनी उसी में तो आती है जिस पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। एक जूलॉजी होती है जो जीव जंतुओं पर होता है, वो आप सब पता। तो विशेषज्ञ बन जाती है, वनस्पति विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल करे। अतः जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है उसका चिंतन जटिल होता जाता है और बाधिक चीजों की ध्यान देती है। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ और उदाहरण लें। एक 3 वर्षीय बालिका बाल गीत पसंद करती है, परंतु हो सकता है 9 वर्षीय बालिका बाल गीत की अपेक्षा कहानियां पढ़ना पसंद करे। परंतु इस उम्र की बालिका से एक कठिन किताब पढ़ने की अपेक्षा रखना उचित नहीं है। यदि एक बालिका है, वो 9 महीने की है, वो कहानियां सुनना मतलब अच्छा लगता है उसे, तो आप उसे कहो नहीं कहानियों को आप बनाओ, कहानियों को आप पढ़ो, तो ऐसे नहीं होगा। वो उनसे विकास के आधार पर ही उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। आप एकदम ही कह दो, यदि वो 9 महीने की बालिका थी, उसने बस यही तो कहा था कि ये फूल है, तो उसने उसे डाल दिया। यदि आप उसके बारे में बता दें ये फूल है, इस रंग का है, इसे गुलाब का फूल कहते हैं और इसे ऐसे उगाया जाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर हमें खुशबू देता है, तो उसका इतना वही विकास नहीं हुआ है जितनी आवश्यकता है उसको, उसकी अवस्था के आधार पर ही उसे ज्ञान। लेकिन पालन करता क्या है, उसे थोड़ा ज्ञान कम हो पहुंचता है तो उसका विकास उसके बच्चे का सही नहीं हो पाता है। इसलिए इन बुकों को बनाया गया, इस प्रकार बनाया गया है कि आप उसे आसानी भाषा में समझ सकते हैं। 3 वर्षीय गीत पसंद करती, लेकिन 9 वर्षीय बालिका गीत की अपेक्षा कहानी पढ़ना पसंद करे। परंतु इस उम्र की बालिका से कठिन किताब पढ़ने की अपेक्षा रखना उचित नहीं है, क्योंकि यह उसके सामर्थ्य से बाहर है। अतः निरर्थक भी है। 3 वर्षीय बच्चे कम ऊंचाई से कूदना पसंद करते हैं, क्योंकि इस कौशल में उन्होंने नई नई प्रवीणता प्राप्त की है और उन्हें बार बार ऐसा करने में मजा आता है। दूसरी ओर 6 वर्षीय बच्चे एक पांव पर फुदकने लगते हैं, फुदकने का प्रयास करते हैं। अब तक आपको यह स्पष्ट हो चुका होगा कि प्रेरण का तात्पर्य है बच्चे को विभिन्न तथा अर्थपूर्ण अनुभव प्रदान करना। बच्चों की प्रेरण की आवश्यकता उन्हें अन्वेषण के लिए प्रोत्साहन करती है। पहले कहीं में आपने पढ़ा था कि बच्चे जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं। अन्वेषण द्वारा बच्चे आसपास की दुनिया की जानकारी हासिल करते हैं और वह उन्हें लोगों और वस्तुओं के प्रति उत्सुक बनाता है। खेल खेल में बच्चों को दुनिया और वस्तुओं को जानने के अवसर मिलते हैं। बच्चे खेल के दौरान सीखते हैं। जिज्ञासा और अन्वेषण की इच्छा के कारण मानव खोज कर पाने में समर्थ हुआ है। खोज की यह इच्छा सबसे अधिक बच्चों में दृष्टिगत होती है। सभी से अच्छे कार्यक्रम अन्वेषण की इच्छा पर आधारित हैं। आइए अब हम यह जाने कि प्रेरण और अन्वेषण विकास को आगे कैसे बढ़ाते हैं। यानी जो प्रेरणा है और अन्वेषण यानी खोज है, वो विकास को आगे कैसे बढ़ाते हैं। देखिए, जब बालिका एक वस्तु की ओर संकेत करती है और पास खड़े व्यक्ति की ओर देखती है तो वह व्यक्ति कहता है यह गुब्बारा है। यानी एक बालिका पूछ रही है, मतलब वो संकेत कर रही है कि ये क्या है पापा, तो उनके पालनकर्ता ने कहा ये गुब्बारा है। क्या तुम्हें चाहिए? वो कह रहा है क्या तुम्हें चाहिए? इस प्रकार बच्ची की भाषा विकसित हुई। उसे यह पता चला कि जिस वस्तु की ओर उसने इशारा किया उसे गुब्बारा कहते हैं। चाहे वह अभी बोल नहीं सकती, फिर भी वह सरल भाषा समझने लगी है। वो समझ तो गई है ना कि इसे गुब्बारा कहते हैं। वो बोल नहीं पाएगी, बेचारी अभी छोटी है, 9 महीने की है, लेकिन वो समझ तो गई कि इसे गुब्बारा कहते हैं। यदि कोई उसके सामने भविष्य में कोई चीज़ आएगी गुब्बारा जैसी, तो वो कहेगी ये गुब्बारा है, ये पापा ने बोला था ये गुब्बारा है, तो वो समझ गई। उसे बोल ना पाए लेकिन वो समझ गई, उसकी भाषा ही विकास हो गया, मतलब हो रहा है, डेवलप हो रहा है। चाहे वह अभी बोल नहीं पा सकती, फिर भी वह सभी भाषा में समझने लगी है। उसने कथन और प्रश्न सुना, ऐसे और अनुभवों से वह समझ जाएगी कि भाषा की संरचना में प्रश्न और उत्तर होते हैं।
बालिका की सामाजिक और भावनात्मक विशेषताएं उनकी अन्य लोगों से दैनिक अंतःक्रिया और उनसे मिलने वाले प्रेरण में से विकसित होती हैं। बालिका के साथ पालनकर्ता की विनोदशील अंतःक्रिया से बालिका को संबंध बनाने में मदद मिलती है। प्रेरण संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य, यानी मानसिक विकास होता है ना, उसके लिए भी बहुत जरूरी है एक प्रेरण। शिशुअवस्था में पालनकर्ता और अन्य वयस्क बालिका से बात करते हैं, उसे गुदगुदाते हैं और लुक्का छुपी जैसे खेल खेलते हैं। ऐसी विनोद प्रिय अंतःक्रिया सीखने की बुनियाद है। शालापूर्व वर्षों में, यानी शालापूर्व वर्षों यानी आंगनवाड़ी केंद्र यानी 3 से 6 वर्ष तक, शालापूर्व वर्षों में भी विकास के लिए एक प्रेरक वातावरण होना महत्वपूर्ण है। ऐसे वातावरण से तात्पर्य कि बालिका को विभिन्न अनुभव और अन्वेषण के अवसर प्राप्त हो, वह उसके परिवेश में ऐसे वयस्क हो जो बालिका को अपने अनुभव समझने में सहायता करे और उसके प्रश्नों के उत्तर दे। यानी जो छोटा बच्चा होता है, शालापूर्व बच्चा 3 से 6 वर्ष तक, वो बहुत क्वेश्चन करता है, उसके दिमाग को उठते रहते हैं। किसी चीज़ को भी देख ले उसको प्रश्न करे, पापा माँ ऐसी ऐसी क्यों है, इतनी छोटी क्यों है, इतनी बड़ी क्यों है। यानी उसका वो विकास करना चाह रही है, लेकिन अपना विकास करना चाह रही है, संज्ञानात्मक या कोई भी विकास हो, लेकिन पालनकर्ता को भी ऐसा होना चाहिए कि उसके प्रश्नों का उत्तर दे और उसको समझाए, जिससे उसका विकास डेवलप होगा और वो बहुत अच्छा कर पाएगी अपने भविष्य में। वो एक बुनियाद होती है, एक बचपन एक बुनियाद होती है जीवन के इस अवस्थाओं में। तो जीवन उसका बहुत अन्वेषण में ही निकल पाएगा, लेकिन बचपन बहुत अच्छा होना चाहिए उसका विकास। अब चौथा पढ़ेंगे हम स्नेह और परपोषण की आवश्यकता। हमने शारीरिक आवश्यकता पढ़ ली और उसके बाद हमने प्रेरण पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम स्नेह और परपोषण की आवश्यकता। स्नेह यानी उसको प्रेम की भी आवश्यकता है, परपोषण की आवश्यकता यानी एक पालन करता है, उसके साथ खेले, उसके साथ बोले और उसके साथ मुस्कुराए, उसके साथ बातें करें, तो वो क्या है, परपोषण। यानी परपोषण शब्द आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन परपोषण का अर्थ यही है, यानी माँ का बच्चे के साथ क्या संबंध है, वही एक परपोषण है। ये शब्द आएंगे ना तो आप वहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे कि परपोषण क्या है, स्नेह क्या है, प्रेरण क्या है। आप सब पाओगे ये प्रेरण होता है। मैंने रीट में भी पढ़ा था कि प्रेरण, बाहरी प्रेरण और आंतरिक प्रेरण क्या है। यानी बाहरी प्रेरण क्या होगा, पुरस्कार हो गया, यानी किसी बच्चे ने उपलब्धि हासिल की है तो उसको पुरस्कार देंगे, यानी उसको शाबाशी देंगे, कोई इनाम देंगे, तो वो क्या है, बाहरी। लेकिन जो अंदर का प्रेरण होता है ना, जो इच्छा होती है पढ़ने की, लिखने की, तो वो आंतरिक प्रेरण हो गया। वो अपनी रुचि के अनुसार कहानी पढ़ रही है, किसी लेखक की कहानियाँ पढ़ रही है, किसी की आत्मकथा पढ़ रही है, तो वो क्या, आंतरिक, वो अपनी रुचि के अनुसार पढ़ रही है, लेकिन वो पुरस्कार के लिए पढ़ रही है। यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं सुपरवाइजर के लिए पढ़ रहे हैं कि इससे हमें नौकरी मिलेगी और इससे हमें पैसे मिलेंगे, तो क्या हो गया, एक बाहरी प्रेरण हो गया। तो आप समझ रहे हैं ना, प्रेरण आंतरिक और बाहरी भी होता है। वो बहुत गहराई में चले जाएगा, वो लेवल पर चले जाएगा, लेकिन हमको इतना ही सीमित रहकर पढ़ना है और इन शब्दों को समझना है। पेपर में भाषा ठीक है, मतलब भाषा का ही हेर फेर बदल होता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं तो हम पेपर को लेंदी या कठिन बना देते हैं। तो अपने शब्दों और भाषा पर पकड़ बनानी पड़ेगी। तो स्नेह और परपोषण की आवश्यकता, इसे हमने शॉर्ट में पढ़ लिया, अब इसे विस्तार से पढ़ते हैं। स्नेह और परपोषण बच्चे के विकास में महत्व रखते हैं। स्नेह में परिपोषक पालनकर्ता की परिभाषा क्या है। एक स्नेही और परिपोषक पालनकर्ता बालिका की आवश्यकता की ओर ध्यान देती है। यानी एक परिपोषक पालन करता है, वो उसके बच्चे की जितनी भी आवश्यकता होती है वो उसकी पूर्ति करने का प्रदान करती है और प्रयास करती है और उसे चुप कराती है। बच्चों के साथ बात करना, खेलना, बोलना और उसकी बात सुनना, उसके साथ अधिकांश समय व्यतीत करना, ये परपोषण में शामिल है। बालिका के प्रश्नों का जवाब देते समय, उसकी प्रशंसा करते समय या उसे समझाते हुए स्नेह और प्यार जताया जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि स्नेह और परपोषण किस प्रकार विकास में सहायक होते हैं। स्नेह और परपोषण सामाजिक और भावात्मक विकास की नींव रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिशु को पालनकर्ता के साथ लगाव हो जाता है, यह लगाव उसके सभी प्रकार के भावी संबंधों का आधार बनता है। यानी एक स्नेही पालन करता है और एक क्रोधी पालन करता है, तो बच्चा क्रोधी के साथ अपना सही संबंध बना पाएगा या फिर एक स्नेही पालन करता के। तो आप खुद ही समझ लीजिए, तो वो एक स्नेह, तो पालन करता है स्नेही भाव होना चाहिए और बच्चे के प्रति सकारात्मक, यानी जो कुछ प्रश्न पूछ रही है उसका उत्तर देना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहना चाहिए। तो तभी वो, और फिर वो एक लगाव महसूस करेगी अपने पालनकर्ता से, अपनी माँ के प्रति।
तो ऐसा बच्चों में आपने देखा होगा, अगर पालनकर्ता के बालिका के साथ स्नेहपूर्ण संबंध है तो बालिका लोगों से संबंध बनाना सार्थक समझती है और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अन्य लोगों में रुचि लेती है। हर नया संबंध बालिका के अनुभवों को बढ़ाता है और अन्य लोगों के प्रति उसके रवैये को प्रभावित करता है। इकाई 3 में आपने पढ़ा था कि अगर बच्चे प्रारंभिक महीने में स्नेही संबंध ना बना पाए तो उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यानी हमने इससे पहले की इकाई 3 में पढ़ा था, यानी विकास के सिद्धांत पढ़े थे। तो इसमें हमने पढ़ा था कि यदि बालिका जो प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी शैशवावस्था बाल्यावस्था ना, उसमें उन्होंने सामाजिक संबंध अपनी माँ से बनाना ना सीख पाया तो हो सकता है भविष्य में वो अब जो उसके वातावरण में रहने वाले व्यक्ति हैं उनसे संबंध ना बना पाए, उनमें कठिनाई आए। तो जब हमने उसके बारे में विस्तार से पढ़ा था तो बता रहे हैं कि आपने इकाई 3 में आपने पढ़ा था कि अगर बच्चे प्रारंभिक महीने में स्नेही संबंध ना बना पाए तो उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी विपरीत ही प्रभाव पड़ेगा। पर तो ये बुक है ना, वो हर एक चैप्टर से कनेक्टेड है। यदि आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो दूसरा थोड़ा समझ में कम आएगा, तो इसलिए यदि इसको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा और आपकी समझ विकसित हो जाएगी, बहुत विकसित हो जाएगी। जो आज आप हैं उससे तो आप एक कदम आगे होंगे समझने में। परिपोषण बालिका की अपने प्रति भावनाओं को भी प्रभावित करता है। जब बच्ची को की उचित देखभाल की जाती है तो वह स्नेह मिलता है, उसे स्नेह मिलता है, वह यह महसूस करती है कि वह लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, उसका अलग अस्तित्व और अलग पहचान है, अतः उसे पालनकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने का एहसास होता है, उसे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब इससे इस स्नेह भाव के कारण उसमें अपने आप आत्मविश्वास बढ़ता है। आप जानते हैं कि आत्मविश्वास की भावना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति की सफलता और असफलता के रवैये को प्रभावित करती है। आत्मविश्वास की भावना के महत्वपूर्ण होने का एक और कारण भी है, यह अन्वेषण की क्रिया को भी प्रभावित करता है, यानी खोज करने में भी यह स्नेह भाव महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह अन्वेषण की क्रिया को भी प्रभावित करती है। जब बालिका वैश्य की संरचना और सुरक्षा के बारे में आश्वस्त होती है तो तभी वह कुछ नया या भिन्न उसके पास की कोशिश भिन्न करने की कोशिश करती है। जो बालिका इस बात से आश्वस्त है कि आवश्यकता पड़ने पर पालनकर्ता उसके पास आ जाएगी, केवल यही बालिका नया कदम उठाएगी। यानी एक बालक है, वो अपने माँ के पास है तो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ करता रहेगा, यानी चढ़ेगा उतलेगा, मतलब कुछ ना कुछ क्रिया करेगा। उसको पता है कि यदि मैं यहाँ से गिरूंगा या मुझे कुछ परेशानी होगी तो जो मेरी माँ है वो मुझे बचा लेगी। तो वो क्या है, उसका उसके प्रति भाव बन गया है, उसको सुरक्षात्मक महसूस हो रहा है अपनी माँ के प्रति, तो वो वहाँ पर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा, कुछ खोजबीन करने का प्रयास करेगा। यानी जो स्नेह भाव है वो बच्चे को अन्वेषण करने में भी प्रेरित करता है, उसे आत्मविश्वास भी बनाता है। उसके पास आ जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर पालन करता उसके पास आ जाएगी और केवल वही बालक का नया कदम उठाएगी। जो बच्ची असुरक्षित महसूस करेगी, यानी जो असुरक्षित महसूस करेगी, वो अपने माता से भी सुरक्षा महसूस नहीं कर रही है तो माता पिता के असुरक्षित महसूस करेगी, वह माता पिता के निकट ही रहेगी। संक्षिप्त में जब पालनकर्ता बच्चे को स्नेहमयी वातावरण में विभिन्न अनुभव प्रदान करती है तब वह बच्चे की भाषा, मानसिक और शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करती है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो उसमें सहायक होती है, यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भाषाई में। अब आ गए हमारे बोधात्मक प्रश्न। हमने आवश्यकता पढ़नी, बच्चों की आवश्यकताएं कौन सी हैं। शारीरिक हो गई, शारीरिक आवश्यकता होती है, उन्हें बीमारियों से दूर करना पड़ेगा। प्रेरण की आवश्यकता होती है, यानी किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है, और उसके परिपोषण की, यानी एक माँ का उसके प्रति बोलना, हंसना और उसके साथ अधिक समय व्यतीत करना, ये क्या हो गया, परिपोषण। अब इसके हम प्रश्न देखते हैं। देखिए हमें इसमें बोधात्मक प्रश्न 1 देखिए, हमें इसमें से सही और गलत का उत्तर देना है। तो आप बताइए कि जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने की उसकी क्षमता अधिक हो जाती है। सही है ना। यदि बालिका का जैसा जैसा विकास होता है वो बड़ी होती जाती है तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं और आवश्यकता में भी अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। तो सही है ये। हम अपने आसपास होने वाली सभी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं कि हम सभी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, नहीं, कोई विशिष्ट क्रिया होती है उसके प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। यानी हम जब बाहर जाते हैं तो कि हम
सभी जो घटना घटित होती हैं कि हम सबको ध्यान दे पाते नहीं, जो हमें आकर्षित करती हैं, जो हमें उसके प्रति प्रेरित करती हैं, तो हम उसी को ही ध्यान रख पाते हैं। तो इसमें चुनी हुई कुछ मूल घटनाएं हैं, उसी से हम प्रेरित होते हैं, तो ये गलत हो गया, सभी घटनाएं नहीं होंगी। प्रेरण का तात्पर्य है बच्चे को विभिन्न तथा अर्थपूर्ण अनुभव करना, विभिन्न व अर्थपूर्ण अनुभव करना, अनुभव प्रदान करना। सही है ना। प्रेरण से यानी बालक का किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया देना, और उससे वो क्या करेगा, अनुभव, नए नए अनुभव प्रदान करेगा, अनुभव मतलब खुद हासिल करेगा। तो ये सही है। प्रेरण केवल संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है? नहीं भाई, प्रेरण तो सब विकास के लिए, विकास के जितने भी क्षेत्र हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे क्रियात्मक हो, कोई भी हो, प्रेरण तो सब में ही काम आएगा। तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे परिवेश की खोजबीन करना पसंद करते हैं और इस प्रक्रिया से आसपास की वस्तुओं और लोगों के बारे में जानते हैं। सही है ना, क्योंकि बच्चे जो आसपास का परिवेश होता है, वातावरण होता है, उसमें कुछ नए नए अनुभव खुद आदान प्रदान करते रहते हैं, मतलब खुद ग्रहण करते हैं, तो वो क्या है, और बस लोगों के बारे में जानते हैं। अब कौन सा है? एक स्नेही पालनकर्ता बच्चों की हर आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करती है। एक स्नेही पालनकर्ता बच्चों की हर आवश्यकता पूरा करने की कोशिश करती है। सही है ना। एक स्नेही पालनकर्ता है, वो बच्चों की सभी आवश्यकता जितनी भी शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, भाषाई है, सबको प्रदान करती है। सही है। स्नेह और प्यार आत्मविश्वास को बढ़ाता है और बालिका के अन्वेषणात्मक व्यवहार को बढ़ाता है। सही है ना। उसे खोज करने के लिए हमने उदाहरण भी पढ़े थे, तो आपको यदि आपने इसे विस्तार से पढ़ा था तो आपने क्वेश्चनों के उत्तर लगा दिए। यदि यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाते और हमें पढ़ाने हैं तो उसमें हमें क्या पता था कि स्नेह और आत्मविश्वास बढ़ाता है, बालिका के अनुसरण में प्रभाव व्यवहार बनाता है, तो हम उसे पढ़ते ही रह जाते और टाइम लग जाता था, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये देखिए, जी एक पिता है, वो अपनी बच्चों को स्नेह भाव दिखा रहा है, और एक ये लड़की है, बच्ची है, वो इस बेंच से अपनी योग्यता के अनुसार कूद रही है, वो देख रही है, तो इसे अप्रत्यक्ष रूप से कौशल, मतलब उसे शारीरिक विकास हो रहा है, यानी वो कूद रही है, उसे आनंद आ रहा है, वो विकास के लिए नहीं कूद रही है इस बेंच से कि मेरा शारीरिक विकास होगा, मेरी लंबाई बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है, फिर वो और दोबारा कूदेगी, उस पर चढ़ेगी, फिर कूदेगी, तो उसका अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक विकास है। इसलिए बच्चों को खेलना बहुत जरूरी है, और उसे खिलाइए, खेलने को समय गंवाना मत समझिए। अब हम पढ़ेंगे जब आवश्यकताएं पूरी ना हो पाती। यदि ये आवश्यकताएं पूरी ना हो तो फिर क्या होगा? होते हैं कई कारण जो इन बच्चों की जो आवश्यकताएं होती है, मूलभूत आवश्यकताएं होती है, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो वे कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, उसका कारण क्या है जिससे वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं? जैसे किसी बच्चे के लिए पालनकर्ता का समय, मतलब उसके साथ समय व्यतीत नहीं कर पाए, यानी उसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो वो काम पर चली जाती है, तो उसका विकास भी कम हो पाता है। तो आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो इसके लिए सरकार ने भी कुछ जो सेवाएं बनाई हैं, यानी शाला पूर्व कक्षाएं चलाई हैं, शिशु गृह भी बनाए हैं, तो ये कई सेवाएं हैं, तो आप पढ़िए। जब आवश्यकता पूरी ना हो पाती, आप अनुकूलतम विकास के लिए बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। अगर बच्चे की उचित शारीरिक देखभाल ना की जाए तो इससे वह बीमार व रोगग्रस्त हो सकती है। बीमारी ज़्यादा बढ़ जाने से विकलांगता का कारण बन सकती है, जैसे दृष्टि या श्रवण शक्ति को क्षति। ओके। एक अल्प पोषित व बीमार बालिका की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह जल्दी ही थकान महसूस करने लग जाती है। वह अपने परिवेश में रुचि नहीं लेती और चिड़चिड़ी हो जाती है। विकास के हर क्षेत्र पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार अगर बच्ची को अन्वेषण के अवसर और इन्हें स्नेही पालनकर्ता ना मिले, यानी एक बच्ची को स्नेही पालनकर्ता ना मिले तो उसके विकास में बाधा आ सकती है। आपने पढ़ा कि प्रारंभिक महीनों में संवेगात्मक संबंध ना बना पाने के कारण सामाजिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा असर पड़ सकता है। प्रेरण की कमी के कारण बालिका का संज्ञानात्मक, भाषाई संबंधी और शारीरिक विकास भी धीमा पड़ जाता है। यह धीमा विकास इसमें निम्न आत्मविश्वास पैदा कर सकता है और पहल करने की भावना में कमी का कारण बनता है। वैसे आपको समझ में तो आ रहा है ना? वैसे हमारी सुपरवाइजर की महिला है ना, तो उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, इतनी तो समझ है, वो इन आसान भाषाओं को समझ सकती है, बस उन्हें कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो उस कंटेंट की
मिलाने में मैं उनका कुछ सहयोग कर पाऊँ तो मैं कर सकती हूँ। और ये DEC की बुक बहुत शानदार है। बच्चों की आवश्यकताएं परस्पर संबंध होती हैं और उनकी सभी आवश्यकताओं की निरंतर और समनुरूप पूर्ति आवश्यक है। उदाहरण के यदि बच्चों को उचित प्रेरक भोजन तो मिलता है परंतु उन्हें प्रेम और परपोषण न मिले तो उनका विकास धीमा पड़ने की अधिक संभावना होती है। प्राय बच्चों की सभी आवश्यकताएं परिवार और प्राथमिक रूप से माँ द्वारा पूरी की जाती हैं। सामान्यतः परिवार बच्चों के विकास के लिए अनुकूलतम वातावरण प्रदान करता है। अगर बालिका को परिवार में स्नेह नहीं मिलता परंतु वह अन्य किसी व्यक्ति से स्नेह संबंध बना पाती है तो संभव है कि उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी उसकी पालनकर्ता स्नेह भाव नहीं है तो उसे वातावरण स्नेह मिल जाए तो वो विकास कर सकती है। लेकिन एक पालनकर्ता का स्नेह भाव होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बच्चे के विकास के लिए अनुकूल वातावरण का होना कितना आवश्यक है। अनुकूल वातावरण से हमारा तात्पर्य है समुचित शारीरिक देखभाल, विविध अनुभव, अन्वेषण के मौके जो कि बच्चों को प्रेरित करें और स्नेह व परपोषण पालन करता होना। इस अध्ययन के चित्र में वंचित शब्द एक ऐसी अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें बच्चों को निरंतर अभाव का सामना करना होता है। यानी एक वंचित शब्द है। वंचित शब्द का अर्थ क्या है? आपने वंचित शब्द पढ़ा हुआ, लेकिन इस वंचित शब्द को आप इसमें उसकी परिभाषा भी देगी क्या है? जिसमें बच्चों को निरंतर अभाव का सामना करना होता है। निर्धनता यानी गरीबी प्राय बच्चे होने की स्थिति का कारण होती है। अब होगा बच्चों की आवश्यकता में विकासात्मक परिवर्तन। यानी जो बच्चों की आवश्यकता है उनमें विकास में परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं। यानी एक बच्चे जब 9 महीने की होती है तो उसको खेलने के लिए खिलौने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वो 5 वर्ष की हो जाती है तो उसे खेलने के लिए बच्चों की आवश्यकता होती है। यानी वहाँ पर वो अपना ग्रुप बनाएगी, बच्चों के साथ खेलेगी, तो उनकी आवश्यक विकासात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं। इसलिए उनकी उम्र के अनुसार उनके खेल खिलौने खाना पीना सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो बच्चों की आवश्यकता में विकासात्मक परिवर्तन, विकास के साथ साथ ही बालिका की आवश्यकताओं में परिवर्तन आता है और भी अधिक जटिल हो जाती है। जब बच्ची पैदा होती है तो उसको खिलाने, कपड़े पहनाने, नहलाने, उसकी अन्य जरूरतों को ध्यान देना पड़ता है। 4 महीने की उम्र तक बच्ची पलटने लगती है। इन शब्दों को ध्यान देते हैं ना कि 4 महीने में लड़की पलटने लगती है। 1 साल में वो चलना सीखती है, 2 साल में वो थोड़ा तेज चलना सीखती है, फिर 3 साल वो दौड़ना सीखती है। इस प्रकार इनको आप ध्यान रखिए। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे पर आप देखते चलिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। इस तरह वह बिस्तर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकती है और माँ को सतर्क रहना पड़ता है। यानी वो कुछ बड़ी हो जाती है, यानी तो वो यदि उसे हम पलंग पर बैठा देते हैं तो वो सरक कर दूसरे छोर पर पहुंच जाएगी, तो वहाँ पर गिरने का डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए। गिरेगी तो चोट तो आएगी, स्वाभाविक बात है। तो उसे पालनकर्ता को वहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए पालनकर्ता का हर समय हर वक्त बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे कम, वो उम्र के हिसाब से गिरे नहीं। अब विकास की हर अवस्था में बालिका को पालनकर्ता की आवश्यकता होती है, परंतु उम्र के साथ साथ देखभाल का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। आप अपने अनुभवों तथा बच्चों का अवलोकन करने से आपको बदलती आवश्यकताओं के कई ऐसे उदाहरण याद आ जाएंगे। अब तक आप यहाँ पढ़ भी चुके हैं कि उम्र के साथ साथ प्रेरक में भी बदलाव आ जाता है। अतः शारीरिक व मानसिक दोनों क्षेत्रों में ही जटिलता का स्तर बढ़ता जाता है। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे। हमने विशिष्ट के बारे में पढ़ा, यानी विशिष्ट बालक किसे माना गया है? विशिष्ट बालक ये नहीं है, विशिष्ट बालक वह है जो औसत आयु से, यानी विशिष्ट बालक वह है। अब एक सीधी बात सी, विशिष्ट बालक वह है जो एक सामान्य बालक से अलग है। ठीक है, एक परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी उपयुक्त आवश्यकताओं के अलावा भी कई अन्य आवश्यकताएं होती हैं। जो बच्चे विकलांग हैं, ओके, विकलांग है, उनको अधिक देखभाल की आवश्यकता है। सही बात है ना, कोई बच्चा विकलांग है, हाथ से, पैर से, सुनने में, देखने में, तो उसको अधिक आवश्यकता होगी उसकी देखभाल करने के लिए। उसके समय समय पर वो कह ना पाए तो उसके ना कहने पर भी समय समय पर उसे खाना पीना देना पड़ेगा। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट देखभाल की भी आवश्यकता होती है। सही बात है। और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों जैसे कि देखने, सुनने या बोलने में असमर्थता, या भी जिनका मानसिक और भाषा संबंधी विकास धीमा हो, या फिर भी जिनकी भावात्मक समस्या हो,
इनकी ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन बच्चों को उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर उसी अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उदाहरणतः एक बधिर यानी एक बहरा बालिका है, बहरी बालिका यानी वो कानों से नहीं सुन पा रही है। बधिर बालिका स्कूली शिक्षा की सामान्य विधि से लाभ नहीं उठा पाएगी। इसके लिए सीखने और पढ़ने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे उसकी अयोग्यता की दृष्टि में रखा गया हो। विकलांग बच्चों को स्वास्थ्य जांच के लिए सहायता तथा व्यवसाय संबंधी सलाह की आवश्यकता होती है। विकास के लिए प्यार और लगाव निर्णायक हैं, जो ऐसी बालिका के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए विशेष प्रेम की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपने आप को हीनता भाव महसूस ना करे, यानी उसको यहाँ महसूस ना हो। उसको पहले से तो पता ही है कि हाँ मुझ में कुछ कमी है अन्य बालकों से, लेकिन उस हीन भावना को दूर करने के लिए एक पालनकर्ता को स्नेह से उसके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, उन्हें अधिक प्रेम करना चाहिए और समय समय पर जो कुछ प्रश्न कर रहे हैं वे तो उनका उत्तर भी देना चाहिए, यानी उन्हें हीन भावना से दूर करना चाहिए। मेन बात यह है। प्यार और लगाव निर्णायक होते हैं। ऐसी बालिका के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि बालिका या तो पहले से ही जानती है कि वह अन्य लोगों से भिन्न है, पर उसमें हीन भावना नहीं आने देनी चाहिए। बालिका की अपने बारे में एक सकारात्मक भावना का होना विकलांगता से जूझते और अपनी अक्षमताओं को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब परिवार में उसे यह एहसास हो कि उसका अपना अलग महत्वपूर्ण अस्तित्व है, वह उसके प्रति सबका व्यवहार स्नेहपूर्ण हो। अब पढ़ेंगे हम बच्चों के अधिकार, यानी बच्चों के अधिकार क्या है। यदि कुछ बच्चों के अधिकार हैं तो हमारे भी कर्तव्य बनते हैं। यानी यदि हमारे संविधान में हम लोग को अधिकार दिए हैं समानता का, स्वतंत्रता का और शोषण के विरोध, संस्कृति का औपचारिक अधिकार यदि हैं हमारे लिए, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। यदि हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हमारे कर्तव्य कितने बताए गए, आप सबको पता है 11 कर्तव्य बताए गए हैं। यानी हमारी जो संविधान है उसकी रक्षा करें और जो राष्ट्रीय धरोहर है उनकी, मतलब बहुत कर्तव्य हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं चर्चा करूँगी। तो बच्चों के अधिकार कौन कौन से, यानी बच्चों का अधिकार है, एक अधिकार है, मतलब अधिकार है बहुत सारे हैं, लेकिन अधिकार है यानी 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को एक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। मतलब अनिवार्य यानी ये तो देनी है 6 से 14। और कारखानों हैं, खाने हैं, इनमें बच्चों का शोषण ना हो, इसलिए यदि किसी कारखाने में बच्चों को काम करते देखा गया, यानी जिनकी उम्र नहीं हुई है काम, यानी 18 वर्ष होनी चाहिए काम करने के लिए, यदि वो 18 वर्ष से कम हैं बच्चे, 14 वर्ष से तो कम हो ही नहीं सकते, काम कर ही नहीं सकते, यदि वहाँ पर पकड़े गए तो वहाँ पर जुर्माना भी बढ़ सकता है, मतलब उसकी धारा भी दर्ज होती है और कहीं उनके दंड भी होते हैं, उनको भुगतना पड़ता है। तो सरकार ने जो नियम बनाए हैं और जो उनको बच्चों को अधिकार दिए हैं, तो वो देखते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। तो देखिए बच्चों के अधिकार, हमारे देश में अनेक बच्चों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। भारत में बहुत से बच्चों की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। उसका कारण क्या है? अन्य कई अस्वस्थ और रोगी हो जाते हैं, यानी कुछ की मृत्यु हो जाती है, कोई रोगी हो जाते हैं, कोई अस्वस्थ हो जाते हैं और कई जीवन पर्यंत के लिए विकलांग हो जाते हैं। इसके कई कारण हैं, यानी इसके कारण क्या है, यानी कोई बच्चा अस्वस्थ है जिसकी मृत्यु हो गई है, वो विकलांग हो जाए, इन सब का कारण क्या है? एक कारण है अपर्याप्त भोजन। अपर्याप्त भोजन है तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अस्वच्छ परिवेश, वहाँ पर बीमारियाँ होंगी, जिसमें बीमारियाँ पनपती हैं, और पैसे की कमी जिसके कारण वे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते, यानी उनके पास पैसे नहीं है पालन करता, यानी माता पिता के पास, तो बच्चों को दिखाएंगे कहाँ से, उनकी बीमारी को दूर कैसे करेंगे यदि वहाँ पर कोई प्राथमिक उपचार भी नहीं है, प्राथमिक यानी सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं है और कोई दूर है। आप इसमें एक भैया गांव सुनेंगे, भैया गांव जैसे हमारे राजस्थान में पड़ता है, तो वहाँ पर पता है 20 किलोमीटर तो दूर बस स्टैंड है और 60 किलोमीटर दूर प्राथमिक उपचार है और 150 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है। तो जब तक वहाँ पर पहुँचेंगे, जब तक तो एक बालक की मृत्यु भी हो सकती है और इतना समय कहाँ है एक निर्धन परिवार पर वो अपना कारोबार पर जाए कि उस बच्चे को दिखाने जाए, तो कई कारण हो सकते हैं। तो उनमें से एक है अपर्याप्त भोजन, अस्वच्छ वातावरण और पैसे की कमी। ओके, जैसे
जिसके कारण वे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। बहुत बच्चे अपने आप को व्यथापूर्ण स्थितियों में पाते हैं, जैसे कि अनाथ हो जाना, अपने परिवार से बिछड़ जाना या पालनकर्ता द्वारा उपेक्षित होना। इनमें से कुछ बच्चे तो बाल संस्थाओं में चले जाते हैं, यानी जो कुछ अनाथ बच्चे हो गए, जो अपने माता पिता से पिछड़ गए, यानी किसी माता पिता ने बच्चों को भी त्याग दिया, उन्हें उपेक्षित कर दिया। उपेक्षित का मतलब यही होता है। तो कुछ तो बाल गृह में चले जाते हैं, मतलब बाल संस्थाओं में चले जाते हैं, किंतु कुछ छोटी उम्र में ही अपनी देखभाल स्वयं करना सीखना पड़ता है। बहुत से बच्चे किसी न किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। कई बच्चे घंटों असुरक्षित परिस्थितियों में काम करते हैं। इन बच्चों का वातावरण प्रेरक ही नहीं होता और उन्हें खेलने और अन्वेषण के पर्याप्त मौके भी नहीं मिल पाते। अरे भाई, आप खेलने की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने जीने के लिए भोजन पानी भी नहीं मिल रहा है, तो वो खेलना तो दूर, उन्हें स्वच्छ वातावरण भी नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से पिछड़ जाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते, यानी इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए दुनिया के बहुत से भागों में बच्चों की आवश्यकता की उपेक्षा की जा रही है। स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठाए गए। ऐसा करना आवश्यक भी है, क्योंकि सुखमय और खुशहाल बचपन हर बालक का अधिकार है, और यह तभी संभव है जब बच्चों की सभी मूल आवश्यकताएं पूरी हो सके। दूसरी बात यह है कि बच्चे देश के भावी नागरिक हैं और उन्हें अपनी योग्यताएं और क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलनी चाहिए, ताकि वे समाज में सक्रिय योगदान दे सके। इस संदर्भ में बच्चों को निर्धनता के कुप्रभावों से सुरक्षित रखना सरकार का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बन जाता है। इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए 1959 में, यानी सन है 1959, यानी जो बालक हैं, जो अपने माता पिता से पिछड़ चुके हैं, जो अनाथ हो गए हैं, तो सरकार का भी कर्तव्य है कि उन बच्चों को सही सहूलियत स्थान पर उनका पालन पोषण कराया जाए। उनका अधिकार है भाई, वो एक देश के नागरिक हैं, वो देश का नागरिक है, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के नागरिक की रक्षा करे और उसकी जितनी मूलभूत आवश्यकता उसकी पूर्ति प्रदान करे। तो एक सन 1959 है, तो इन सब बच्चों को देख करके एक संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा मतलब की गई थी। इसमें 10 अधिकार बताए गए हैं बच्चों के, कि ये 10 अधिकार हैं बच्चों के। तो देखते हैं कौन कौन से हैं, इस सन को याद कर लेना देवियों। 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालक के अधिकारों की उद्घोषणा की गई। ओके, सरकार और बच्चों के साथ काम करने वाले, यानी सरकार और बच्चों के साथ काम करने वाले लोगों के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए यह उद्घोषणा मार्गदर्शक है, तथापि यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ये कोई कानून नहीं है कि बाध्य है भैया के अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन ये मार्गदर्शन है। तो बालक के अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा है। इस उद्घोषणा में बच्चों के 10 अधिकार बताए गए हैं। इन्हीं 10 अधिकार बताए गए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से। भारत सरकार ने इस उद्घोषणा को स्वीकृति दी है और इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल है। इस घोषणा में वर्णित अधिकारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देखिए 10 अधिकार कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार, विशिष्ट सुरक्षा अधिकार, नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार, स्वास्थ्य पर्यावरण पोषण, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष देखभाल, प्यार और पारस्परिक समझदारी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और असुरक्षा और विपत्ति के समय में सबसे पहले संरक्षण और सहायता पाने का अधिकार। और 9वां है हर प्रकार की उपेक्षा, क्रूरता और शोषण से सुरक्षा पाने का अधिकार। और 10वां है उन प्रथाओं से सुरक्षा का अधिकार जो कि जाति भेद, धर्म भेद तथा किसी अन्य प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा देते हो। तो ये संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा है 1959 में की गई। तो इनमें 10 अधिकार बताए हैं बच्चों के। तो पेपर वाला मतलब बनाने वाला पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा में कौन कौन से कितने अधिकार शामिल किए गए हैं और इनमें से निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है। तो देखिए, एक है समानता का अधिकार, यानी सभी बच्चे समान हैं और बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों के हकदार हैं, चाहे वे या उनका परिवार किसी भी जाति, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार, राष्ट्रीय सामाजिक उत्पत्ति, जन्म व अन्य स्थिति से संबंधित हो। ठीक है, ये तो क्या हो गया, समानता का अधिकार, जैसे ना तो लिंग के आधार पर, ना जाति, धर्म, ना राजनीति, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
और लेकिन होता है समय समय पर विशेष सुरक्षा का अधिकार। विशेष सुरक्षा का अधिकार, बच्चों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। इस समानता के अधिकार के को ध्यान में रखते हुए सब हमारे जो सरकारी स्कूल होते हैं या प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर सभी बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड प्रदान किया गया, यानी इस सब बच्चों का ड्रेस एक समान होता है, तो वहाँ पर एक समान दिखाई देते हैं, तो उनमें कोई हीनता का भाव पैदा नहीं हो पाए। इसलिए समय समय पर सरकार कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती है, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। विशेष सुरक्षा अधिकार, बच्चों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी और शारीरिक मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप में विकसित होने के लिए अवसर और सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि उनका विकास स्वस्थ और सामान्य रूप से और स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के माहौल में हो सके। अब तीसरा है नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार। बालक एक नाम और राष्ट्रीयता का हकदार होगा। और पांचवा अधिकार है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशिष्ट देखभाल का अधिकार। स्थिति के अनुसार विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे को विशेष उपचार, शिक्षा और देखभाल प्रदान की जाएगी। यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को हमने पहले पढ़ लिया। प्यार और पारस्परिक समझदारी का अधिकार, यानी जहाँ तक संभव हो सके बालक माता पिता की देखभाल में प्यार भरे और सुरक्षित परिवेश में बड़ा हुआ। यह समाज का कर्तव्य है कि वह उन बच्चों की विशेष देखभाल करे जो प्रभाव रहित है और बिना उपयुक्त साधनों के अपना पालन कर रहे हैं। और सातवां अधिकार है शिक्षा का अधिकार। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे कि उनकी आवश्यकताएं, उनकी क्षमताओं, निर्णय लेने की योग्यता और उत्तरदायित्व निभाने की समझ का विकास हो, ताकि वे समाज के उपयोगी सदस्य बन सके। बच्चों को खेल और मनोरंजन के पूरे मौके दिए जाएंगे। और आठवां है अधिकार असुरक्षा और विपत्ति के समय में सबसे पहले संरक्षण और सहायता पाने का अधिकार। और नवा है हर प्रकार की उपेक्षा, क्रूरता और शोषण से सुरक्षा पाने का अधिकार। यानी इसमें क्या है, बालक को एक विशेष उम्र से पहले रोजगार नहीं लेने दिया जाएगा और किसी भी स्थिति में उसे ऐसे किसी व्यवसाय में नहीं लिया जाएगा जो कि उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए हानिकारक हो या उसकी शिक्षा में बाधा डालता हो। ठीक है, यानी उनका कोई शोषण ना हो वहाँ पर, तो इसलिए किसी कारखाने में कहीं भी नहीं लगाया क्योंकि वो अभी काम करने लायक नहीं हुआ है। उन प्रथाओं से सुरक्षा का अधिकार जो कि जाति भेद, धर्म भेद या किसी अन्य प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, ये हमारा 10वां अधिकार है। बच्चों का अधिकार, बच्चों का विकास लोगों की आपसी समझदारी, सहिष्णुता और शांति तथा मैत्रीपूर्ण माहौल में होना चाहिए। आइए अब हम उन कदमों के बारे में पढ़ें जो कि हमारे देश में, यानी जो हमारा भारत देश है, बच्चों की आवश्यकताओं के लिए उठाए गए कदम हैं। कौन कौन से कदम है भाई हमारे भारत सरकार ने उठाए हैं, तो देखिए कौन कौन से कदम है। एक है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक संतांत्र, ये आपने पढ़े होंगे, पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे। अधिकार है, कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है जो हमारे कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हमारे नीति निर्देशक तत्व। तो मतलब कहाँ से 35 से 51 तक है ये हमारे नीति निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है, जो बच्चों के बारे में कहा गया है कि बच्चों को खानों में मतलब काम नहीं करने दिया जाएगा और शोषण नहीं किया जाएगा और उन्हें शिक्षा दी जाएगी, तो हमारे नीति निर्देशक तत्व है। तो देखिए भारतीय संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा बालक के अधिकारों की उद्घोषणा से पहले ही भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के महत्व को समझ लिया। यानी जो संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा थी ना, वो 1959 में हुई थी, और जो हमारा भारतीय संविधान बना था वो 1950 में बन गया। तो संविधान में तो पहले ही बच्चों के बारे में लिख दिया, तो वो तो संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा से पहले ही बच्चों की महत्व को ध्यान रखा गया, महत्व को समझ लिया था। परिणाम स्वरूप जो हेर फेर बदले ना शब्दों का, तो आप एक दूसरे से कनेक्ट करिए तो आप अपना ही समझदारी बहुत विकसित कर पाएंगी। तो इसलिए इसे ध्यान दीजिए। बच्चों की आवश्यकता पूर्ति महत्व को समझ लिया था। परिणाम स्वरूप हमारे संविधान में इसके लिए कुछ मार्गदर्शन दिए गए हैं। यदि इनका अनुसरण किया जाए तो बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने में मदद मिल सकती हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं। संविधान में यह प्रावधान मार्गदर्शन है, ना कि कानून। यानी जो हमारी नीति निर्देशक तत्व है वहाँ पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी हम उस पर
ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें अनुच्छेद में ये है तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। उन पर कोई दबाव नहीं है, वो अपने यानी जो नीति निर्देश तत्व हैं वो कानून क्या है, मार्गदर्शन है, ना कि कानून। यानी एक मार्गदर्शन के रूप में नीति निर्देश तत्व बनाए गए हैं। बच्चों के संबंध में 3 मार्गदर्शक हैं। कौन कौन से हैं? पहला देखिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों, खानों या किसी भी अन्य जोखिम भरे व्यवसाय में नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चे के साथ दुर्व्यवहार ना हो और उन्हें आर्थिक स्थिति से मजबूर होकर अपनी उम्र के अनुपयुक्त काम ना करना पड़े। और तीसरा है, बच्चों को उपयुक्त अवसर और सुविधाएं दी जाएंगी। यदि उन्हें अवसर दिए जाएंगे तो वो अवसरों का लाभ उठाएंगे। अवसरों का लाभ उठाएंगे तो उनका विकास होगा और वो अपनी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे जो वो प्राप्त कर सकते हैं। उनका अनुकूलतम विकास हो सके, उन्हें शोषण और प्रत्याग से सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार की यह कोशिश रहेगी कि संविधान के शुरू होने के 10 साल के भीतर सभी बच्चों के लिए, जब तक कि वह 14 वर्ष के नहीं हो जाते, शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होगी। यानी जो हमारा संविधान शुरू हुआ था, मतलब लागू कब हुआ 1950 में, तो उन्होंने लक्ष्य रखा था जो संविधान से 10 वर्ष यानी 1960 तक, यानी बच्चों, प्रत्येक बच्चे को, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करी जाए। लेकिन ऐसा सरकार अब तक नहीं कर पाई है 21वीं सदी तक, तो वो जब तो बहुत कठिन होगा। तो प्रयास कर रही है सरकार, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो तथापि सरकार इन लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रही। यानी वो 10 साल में क्या, अब कितने साल हो गए, अब मानिए 50 से 50, 25, 75 साल हो गए, तब भी कुछ बच्चे अब भी अशिक्षित हैं और शोषण हो रहा है उनका, चाहे कोई भी हो, चाहे शारीरिक हो चाहे भावनात्मक हो, शोषण उनका हो रहा है। तो सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही। हमारे देश की विशाल आबादी शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ है। प्राथमिक शिक्षा सभी प्रदेशों में निःशुल्क है, यानी जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा है, परंतु केवल आधे ही स्कूली उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं। यानी हमारा जो प्रदेश है, भारत देश है, वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा लागू कर दी गई, लेकिन जो बच्चे जाते हैं वहाँ पर आधे ही बच्चे जा पाते हैं स्कूलों में, आधे ही स्कूली उम्र के बच्चे स्कूल, यानी जो स्कूली उम्र है यानी 6 से 14 वर्ष की उम्र है, वहाँ पर आधे ही मतलब स्कूल जा पहुँचते हैं बच्चे। विभिन्न प्रकार के कानूनों के बावजूद भी बच्चे कठिन और जोखिम भरे कार्य करते हैं, नियोजक कानून से बचने के रास्ते ढूंढ लेते हैं और बच्चे निर्धनता के कारण काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनकी भी कोई मजबूरी होती है, तभी तो भी काम करते। किसी को कोई रुचि तो नहीं आती कि काम करने में, लेकिन उनकी कुछ परिस्थितियाँ हैं, उनकी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि उन्हें वो काम करना पड़ता है, चाहे वो गरीबी हो और चाहे उनका माँ बाप का ना होना, तो वो उन काम को करते हैं, चाहे वे जटिल हो चाहे कैसी भी हो, वो उनका प्रयास करते हैं, उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ती है। बच्चों के लिए राजनीति, एक तो हुआ नीति निर्देश तत्व, एक हुआ राजनीति। तो देखिए, यह समझते हुए कि सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रयत्नों और उपायों के बावजूद भी हमारे देश के अधिकांश भागों के बच्चों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई, सरकार ने अगस्त 1974 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति को स्वीकार किया। यानी हमारी भारत सरकार है, उन्होंने 1974 में राष्ट्रीय नीति को स्वीकार किया कि हम एक नीति बनाएंगे बच्चों के लिए कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। अब हमारी नीति कौन सी चल रही है, 2020 भी चल रही है। एक हमारी 1968 पे 86 में, फिर हमारी 2002 में नहीं, फिर हमारी 2020 में आई है, हमारी 2020 की नीति चल रही है, शिक्षा नीति। तो ये 1974 में राष्ट्रीय नीति स्वीकार की गई। इस नीति में कहा गया कि बच्चे राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च पूंजी है, उनकी देखभाल देश का उत्तरदायित्व है। नए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नीति में कई उपाय दिए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सरकार बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाएगी, तो उनको क्रूरता और शोषण से बचाएगी। हमारे देश में बच्चों के लिए चलाए गए कुछ कार्यक्रमों के बारे में आप खंड 7 में विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, हम और आगे पढ़ेंगे चैप्टरों में कौन कौन सी नीतियाँ बनाई गई हैं और क्या क्या बनाए गए हैं बच्चों के लिए। तो आप जुड़े रहिए। आप इस बुकों में आप इतना कुछ पढ़ोगे कि बच्चों के बारे में आपको पता नहीं था, वो सब आप जान पाओगे कि बच्चे कितने महत्वपूर्ण हैं, उनका विकास कितना महत्वपूर्ण है। हम उसे सीरियस नहीं लेते हैं और
बेसिक चलने देते हैं उनका विकास। तो देख अब बोधात्मक प्रश्न 2 आ गए, यानी बोधात्मक प्रश्न 2 आ गए, यानी एक टॉपिक खत्म होने के बाद दूसरा बोधात्मक प्रश्न। ये हमारी मेमोराइज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बच्चे को अन्वेषण के मौके और प्रेरणा ना मिले तो उनके विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उनको अन्वेषण यानी खोज करने के मौके ना मिले, प्रेरणा के मौके ना मिले तो क्या होगा, अन्वेषण के नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, उनका विकास यानी मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाएगा और उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा ना। वो उनमें आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा और वो कुछ करने में हिचकिचाएंगे। तो इसलिए उन्हें एक स्नेही माता का होना आवश्यक है, तभी वो एक अन्वेषण कर पाएंगे। बालिका के विकास में अनुकूल परिवेश से क्या तात्पर्य, अनुकूल परिवेश क्या है, यानी अनुकूल परिवेश वही होगा ना, अनुकूल परिवेश का अर्थ है ऐसा परिवेश जो कि बालिका की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। यानी अनुकूलतम परिवेश क्या है, यानी चाहे वो उसका शारीरिक जितने भी आवश्यकता है उसको पूरा करे, चाहे जितने भी उसके खेल की, मानसिक है, संज्ञानात्मक जितने भी उनकी अनुकूलतम विकास में शामिल है उनको पूरा करे, वही अनुकूलतम विकास है। तो फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हमारे देश में क्या उपाय किए गए हैं। हमारे जो देश में आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या हमने पढ़े थे ना कि राष्ट्रीय नीति बनाई गई है और कौन से और नीति निर्देश तत्वों में भी लिखा गया है कि 14 वर्ष की उम्र को कारखानों में लगाया है। तो ये क्या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी सरकार कर रही है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों के लिए देखभाल और सेवाएं, यानी हमारे बच्चों के लिए जो भारत सरकार है वो क्या सेवा प्रदान कर रही है, यानी उनके लिए क्या सेवाएं दे रही है ताकि बच्चे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। आवश्यकता कौन कौन सी हमने पढ़ ली थी ना, शारीरिक है, प्रेरण की आवश्यकता है, परिपोषण की आवश्यकता है, ये हमने पढ़ी थी। तो देखिए कौन कौन सी सेवाएं प्रदान कर रही है सरकार और उनका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए अब तक आप जान ही गए होंगे कि बच्चों के लिए कार्यक्रम सेवा नियोजित करने की आवश्यकता है ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। सेवा नियोजित करते समय बच्चों की उम्र, सेवा की अवधि, सेवा के योगदान को ध्यान में रखना आवश्यक। यानी एक सेवा हम प्रदान कर रहे हैं तो उम्र के अनुसार सेवा होनी चाहिए, यानी एक बच्चा छोटा है तो उसके अनुसार उनका विकास होना चाहिए और उम्र के अनुसार और क्या होना चाहिए, उसकी सेवा की अवधि यानी कितने समय तक इस सेवा को प्रदान किया जाएगा। यानी हमारी जो शाला पूर्व कक्षा है यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र है तो वो 3 से 6 वर्ष तक होती है, तो उसका समय हो गया और उम्र का भी ध्यान रखा जाता है और किस उम्र के किस बच्चे को कौन सा खिलौना दिया जाएगा, कैसी शिक्षा दी जाएगी वो भी ध्यान रखा जाता है। देखिए ये शब्द दिए गए हैं तो इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और जितने आप जिन्होंने मतलब क्योंकि हमने अब तक हम पढ़ते आए, ग्रेजुएशन कर लिए तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, जो हमने ग्रहण किया है उसका यूज करिए अपने को इन शब्दों को समझने में और इस जो हमने शिक्षा प्राप्त की है उसको और डेवलप कीजिए, तभी हम और शिक्षित हो पाएंगे। ये रटंत विद्या है ना, इसको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा और जो अपनी समझदारी जो संज्ञानात्मक विकास है उसको आपको बहुत विकास करना पड़ेगा, तब आप कुछ सोचने के योग्य हो पाएंगे। इसलिए ये सेवाएं उन बच्चों के लिए हो सकती हैं जो अपने परिवार में रह रहे हो या अनाथ बच्चों के लिए अथवा विकलांग बच्चों के लिए, यानी जो सेवाएं हैं वो किन किन के लिए हो सकती हैं, यानी जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी, जो परिवार में हैं उनके भी लिए हो सकती हैं और जो विकलांग बच्चे उनके लिए भी तो हैं ही हैं, और यह जन्म से 3 वर्ष के बच्चों के लिए हो सकती हैं या 3 से 6 वर्षों के लिए बच्चों के लिए या जन्म से 6 वर्षों के लिए हैं। यह सेवा दिन में कुछ घंटों के लिए प्रदान की जा सकती हैं, जैसे कि पूर्व शाला केंद्रों में या 8 घंटों के लिए जैसे शिशु गृह में, या ये सेवा आवासीय भी हो सकती हैं। यानी जो पूर्व शाला केंद्र हैं वहाँ पर भी ये सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, शिशु गृह हैं वहाँ पर भी की जा सकती हैं और क्या है और आवासीय भी होती हैं, यानी या तो कुछ घंटों के लिए होंगी, यानी जो आंगनबाड़ी केंद्रों बालों बालिका जाते हैं तो वो कुछ समय के लिए जाते हैं, तो वो कुछ समय के लिए हो गए यानी 4 घंटे 5 घंटे के लिए चले गए, और कुछ आवास भी होती है यानी बच्चे वहाँ पर ही रहते हैं, वहाँ पर खाते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहाँ पर सोते हैं, सब काम वहाँ पर ही करते हैं, यानी वहाँ पर रहने का रहते हैं। सेवाएं स्वास्थ्य संबंधी या भोजन या पोषण संबंधी या शिक्षा संबंधी हो सकती हैं या इनका सम्मेलन भी प्रदान कर सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य आपको इस योग्य बनाना है कि आप 6 साल की उम्र तक के बच्चे के लिए शिशु गृह या पूर्व शाला केंद्र का नियोजन कर सके। इस पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि आप यानी एक सुपरवाइजर यानी डीईसी कोर्स करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इस योग्य बनाना कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे आ रहे हैं 6 वर्ष तक के लिए
उनको आप कैसे नियोजन कर पाएंगे, उनको कैसे शिक्षा दे पाएंगे, वहाँ तक केंद्रित किया गया है। शिशु गृह में बच्चों की पूरे दिन देखभाल की जाती है, यानी शिशु गृह होता है। चलिए मैं आपको एक बार समझा ही देती हूँ। इतना पढ़ रहे हैं तो कुछ और पढ़िए, इतना टाइम खर्च हो रहा है तो आप एक बार बहुत आसानी से समझिए। यानी एक है हमारे पास शिशु गृह, ओके, ये शिशु गृह है। और एक हो गया हमारे को शालापुर कक्षा। तो शिशु गृह क्या है? शिशु गृह वो है जहाँ पर पूरा समय शिशु यहाँ पर ही रहता है, शिशु यहाँ पर ही रहता है। और शालापुर कक्षा में यानी यहाँ पर 3 से 6 उम्र के बच्चे हैं, वो यहाँ पर शालापुर कक्षा यानी आंगनवाड़ी, शालापुर को ही हम आंगनवाड़ी कहते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र कहते हैं। और इसी को कहते हैं हम किंडरगार्टन, और इसी को हम क्या कहते हैं? बालवाड़ी। ये आंगनवाड़ी केंद्र है ना, इसका ही नाम है शालापुर कक्षाएं, किंडरगार्टन, बालवाड़ी, ओके। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए बच्चे आते हैं, यहाँ पर पूरे समय के लिए शिशु यहाँ पर रहते हैं। यानी एक माँ होती है, वो बच्चों को पूरे समय के लिए यहाँ पर छोड़ सकती है। यानी वो एक माँ बाप है, एक परिवार में माँ बाप हैं, तो उनके पास ना तो कोई वयस्क व्यक्ति हैं, ना कोई संयुक्त परिवार है, उसके पास एक बच्चा है। तो वो बच्चे को, और उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, यानी वो उन्हें काम करने भी जाना है और उस बच्चे को रखना है, तो वो कैसे रखेंगे? या तो वो अपने साथ काम पर ले जाएंगे उन बच्चों को, या फिर एक दाहिमा यानी बाई या नौकरानी लगा देंगे। यदि भी इतने ही पैसे वाले होते तो फिर काम करने कहीं जाते, तो नौकरानी भी नहीं लगा सकते, उनके पास कोई वयस्क व्यक्ति भी नहीं है, तो इन शिशु गृहों का प्रयोग करते हैं। यानी बच्चों को शिशु गृह में छोड़ जाते हैं, तो वहाँ पर कोई पालनकर्ता होती है, तो वहाँ पर इन बच्चों को देखती है। तो अब देखिए, बहुत आसान भाषा समझाया गया है। शिशु गृह में बच्चों को पूरे दिन देखभाल की जाती है। पूर्वशाला केंद्र 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक केंद्र है। पूर्वशालाओं को विभिन्न नामों से जाना जाता है। देखिए आ गए नाम, ये मैंने पहले पढ़ रखा है, आप समझ रहे। इनका नाम है आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, विकासवाड़ी, नर्सरी और किंडरगार्टन, इसके नाम है। और क्या है? बालवाड़ी, हाँ बालवाड़ी तो हमने लिख दिया, विकासवाड़ी है, बालवाड़ी नहीं है। और एक इसका नाम है विकासवाड़ी और इनका नर्सरी। ये नाम हो गया हमारे, इन सबको आप ध्यान रखना। हाँ क्या हो गया? इन केंद्रों में बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाएं तथा खेल क्रियाएं आयोजित करनी होंगी, चूँकि शारीरिक देखभाल प्रेरणा पर पोषण की आवश्यकता को पूरा करना अनुकूलतम विकास के लिए अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में शिशु गृह और पूर्वशाला प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए होते हैं। यानी शिशु गृह होते हैं और ये आंगनवाड़ी केंद्र है, वो शिक्षा के लिए भी है, पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए। यानी जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, बाकी जो कुछ महिलाएं मतलब महिला होती हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र में होती हैं, तो महिलाएं वहाँ पर अपने बच्चों का टीकाकरण करवाती हैं, वहाँ पर उनके स्वास्थ्य का जाँच करवाती रहती हैं। और आपको पता है कि जन्म पर BCG का टीका लगता है। फिर उसके बाद पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक, टिटनेस, खसरा, इन सब का टीकाकरण होता है, वो समय समय पर होता है। तो वो आंगनवाड़ी केंद्रों में ही होते हैं, जो सब सुपरवाइजर के अंडर में होती हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र। तो सुपरवाइजर बहुत महत्वपूर्ण है, तो होती हैं। अब होता है बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं की आवश्यकता। अब देखिए कौन कौन सी आवश्यकता है। आप यह जानते हैं कि सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी जो प्राथमिक स्कूल में बच्चे जाते हैं उससे पूर्व प्राथमिक यानी औपचारिक शिक्षा से पहले जाने से पहले, यानी स्कूल में जाने से पहले वो बाल वाटिकाओं में जाते हैं, यानी आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने जाते हैं। शिशु गृह और पूर्वशाला की सुविधाएं प्रदान करते हैं। कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। यानी सरकार ने कौन कौन से कार्य, इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं शिशु गृह और पूर्वशाला की सुविधाएं प्रदान, यानी सरकार ने ही जो सेवाएं प्रदान करी, यानी शिशु गृह है और आंगनवाड़ी केंद्र है, ये सरकार की ही सेवाएं एक प्रकार से। इन अनेक परिवारों में बच्चों की आवश्यकता पूरी करने के संसाधन नहीं होते, इसलिए ऐसी सेवाओं को प्रदान करना महत्वपूर्ण। यानी इनका
ज़रूरत क्यों पड़ी सरकार को इनको प्रोवाइड कराने के लिए? उनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मतलब जो माता पिता हैं उनके पास जो संसाधन नहीं हो पहुँचते हैं, तो सरकार उनके इन आंगनवाड़ी केंद्रों और इन शिशु गृहों में प्रदान करती है, तो वहाँ पर बच्चे का विकास हो पाता है। लेकिन आप सबको पता है हमारे देश का हाल क्या है और क्या चल रहा है, सब कुछ पता है, आप जानते हैं, सभी अपने क्षेत्र में देखते हैं। अनेक परिवारों में बच्चों की आवश्यकता पूरी करने के संसाधन नहीं होते, इसलिए ऐसी सेवाओं को प्रदान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सेवाएं केवल बच्चों की सीमित संख्या तक ही पहुंच पाती हैं। इसलिए ऐसी सेवाओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। शिशु गृह सुविधाएं, ये हमारे 26-27 के बजट में भी किए गए। अब आंगनबाड़ी केंद्रों को कुछ और बढ़ाने का प्रयास करेंगे और कुछ और खोलने की और प्रयास में है, जहाँ माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं। ऐसे परिवारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में वह माँ जो बाहर काम पर जाती है, उनके पास बच्चों के लिए 4 विकल्प हैं। यानी माता पिता हैं, वो किसी काम पर बाहर जा रहे हैं, तो उनके पास 4 विकल्प हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। देखिए, पहला विकल्प है वह बच्चे को किसी नौकरानी या आया की देखरेख में घर पर छोड़े, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है वह बच्चे को अपने कार्यस्थल पर ले जाए, दूसरा विकल्प, यानी वो जहाँ पर काम करने जा रहे हैं वहाँ पर ले जाए। तीसरा विकल्प है वह बच्चे को परिवार के अन्य वयस्क सदस्य के पास छोड़ जाए, यानी जिनके माता पिता हैं, यानी दादा दादी हैं, मतलब उनके पास छोड़ जाओ, या कोई बड़ा बच्चा है उसका। फिर चौथा विकल्प है बच्चे को घर पर ही बड़े भाई या बहन के पास छोड़ जाए। आपने देखा होगा कि एक माँ के कई बच्चे होते हैं, तो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो छोटे बच्चों को देखभाल करता है, यानी उनको खिलाते रहता है। ज़्यादातर लड़कियों का विकास इस प्रकार ही होता है कि वो छोटे बच्चों को खिलाती रहती हैं। तथापि हर विकल्प की, यानी जो 4 विकल्प हैं, इनके हर विकल्प की कुछ विशेष सीमा है। देखिए कौन कौन सी। पहला विकल्प केवल उन्हीं के लिए है। पहला विकल्प कौन सा था? यानी नौकरानी रख सकते हैं या आया रख सकते हैं। तो इसकी सीमाएं कर रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए है जिनमें पैसे देकर किसी को घर में रख पाने की क्षमता हो, यानी वे नौकरानी जब ही रख सकते हैं जब भी पैसे दे सकते हैं। दूसरा विकल्प कौन सा था? वो अपने कार्यस्थल पर ले जा सकते हैं। तो जब माँ बालिका को अपने साथ अपने घर कार्यस्थल पर ले जाती है, तो बालिका को अधिकांश समय के लिए रहना पड़ता है। अगर वहाँ अन्य बच्चे हो तो वह उनके साथ खेल सकती है, परंतु उसकी देखभाल करने वाले वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया सीमित हो जाती है, यानी उसके वयस्कों के साथ परस्पर सीमा नहीं कर सकती है। और तीसरा विकल्प है तभी संभव है, तीसरा विकल्प यानी वयस्क सदस्यों के पास छोड़ सकते हैं। तीसरा विकल्प जब तभी संभव है जब परिवार में अन्य वयस्क सदस्य हो, परंतु हमारे देश के निम्न सामाजिक वर्ग के परिवारों में जहाँ इस सेवा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वहाँ ऐसे वयस्क कम ही होते हैं जो कि घर पर बच्ची की देखभाल के लिए रुक सके, क्योंकि सभी वयस्कों को पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यानी जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है जिस परिवार की, तो वयस्क व्यक्ति भी काम पर चले जाते हैं, तो वहाँ वयस्क व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। चौथी अवस्था है, यानी बड़े बच्चा वो खिला रहा है। चौथी संभावना में अगर बच्चे को बड़े भाई या बहन के पास घर पर छोड़ दिया जाए तो बड़ा बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है। हमारे देश में निम्न शैक्षिक स्तर का यह भी एक कारण है। इसके अलावा यह संभव है कि बड़ा बच्चा छोटे बच्चे की समुचित देखभाल करने में समर्थ हो। यदि प्राथमिक स्कूलों में बाल सेवाएं आयोजित की जाएं तो बड़े बच्चे छोटे भाई बहन को इन केंद्रों में छोड़कर स्वयं स्कूल जा सकते हैं। यानी एक बड़ा बच्चा है, वो छोटे बच्चे की देखभाल कर रहा है, तो वो उसको रखानेगा तो शिक्षा से वंचित हो जाएगा, तो उसका भी लॉस हो रहा है और बच्चे की भी सही तरीके से देखभाल नहीं हो पा रही है। वो क्या देखभाल कर सकता है एक बच्चा? वो खुद तो कुछ जानता, मतलब प्रशिक्षण नहीं हुआ है, तो वो क्या जानेगा कि बच्चों से किस प्रकार बात करनी चाहिए। तो वो शिक्षा से भी वंचित है और छोटे बच्चा की सही प्रकार से विकास नहीं हो पा रहा है। तो मतलब जो सरकार है उसने ऐसा कन्वर्ट किया है कि जो विद्यालय है ना, तो वहाँ पर ही शिशु गृह खोलने का प्रयास किया है। यानी जो बड़ा बच्चा है वहाँ पर पढ़ाई भी कर सकता है और छोटे बच्चे को वहाँ पर छोड़ भी सकता है और माँ बाप अपना काम पर जा सकते हैं। प्राथमिक स्कूल में ही बाल सेवाएं आयोजित की जाएं तो बड़े बच्चे छोटे भाई बहन को
इन केंद्रों में छोड़कर स्वयं स्कूल जा सकते हैं। इसका लाभ छोटे भाई बच्चों को भी होगा, क्योंकि यह बाल केंद्रों में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। शाला पूर्व शिक्षा बच्चे की किस प्रकार मदद करती है? क्या पूर्व शाला में जाना उपयोगी है? इसके बारे में आप अगले उपभाग में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा बाल देखभाल सेवाओं के अंग, यानी जो बालों का देखभाल होते हैं, जो सेवाएं होती हैं, उनके कौन कौन से अंग हैं, यानी कौन कौन से जो सेवाएं दी जा रही हैं, तो वहाँ पर क्या क्या देखभाल करनी चाहिए बच्चों की। यानी एक स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा बच्चों के पर, और उनकी शिक्षा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और क्या है, खेल है, खेल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए पढ़ते हैं हम सबसे पहले। अब हम संक्षेप में उन अंगों की चर्चा करेंगे जिनका बाल देखभाल केंद्र में प्रबंधन होना चाहिए, यानी जो सरकार जो सेवा प्रदान कर रही है वहाँ पर कौन कौन सी आवश्यकता बहुत जरूरी होनी चाहिए। तो देखिए अगले खंडों में आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि विभिन्न आयु के बच्चों की आवश्यकताएं कौन सी हैं और उनकी शिशु गृह व पूर्व शाला केंद्रों में कैसे पूर्ति हो सकती है। पहला है स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य पूर्ण विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। बच्चे की नियमित स्वास्थ्य जांच से यह निश्चित किया जा सकता है कि बच्चा सामान्य विकास हो रहा है कि नहीं, यानी उसे बच्चे का समय समय पर जांच करनी चाहिए कि उनका विकास सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर भी टीकाकरण वगैरह होते रहते हैं, और उनका समय समय पर वजन भी नापा जा सकता है, उनका पोषण भी, न्यूट्रिशन भी दिए जाते हैं। तो देखिए उसका भी सामान्य विकास हो रहा है या नहीं। रोगों में बचाव के लिए टीकाकरण की भी आवश्यकता है। बच्चे को अस्पताल में उन बीमारियों के लिए भेजा जाना चाहिए जिनका उपचार स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हो सकता। प्राथमिक उपचार चिकित्सा सेवाएं स्वास्थ्य की देखभाल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पोषण, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पोषण महत्वपूर्ण है। हमें पोषण क्या है, यानी संतुलित आहार है, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, जल, ये सब क्या है, संतुलित आहार, यानी संतुलित आहार देना भी बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। हमें यहाँ मालूम है कि बहुत से बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन नहीं मिलता। कई बच्चे सही प्रकार का भोजन सही मात्रा में नहीं खाते। जितनी अवधि के लिए वे केंद्र में रहते हैं उसी के अनुसार उन्हें नाश्ता और भोजन दिया जाना चाहिए। जितने निर्देश शाला पूर्व आपने देखा होगा, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर खिचड़ी वगैरह बनाई जाती हैं सहायताकर्ताओं द्वारा, तो उनको प्रदान किया जाता है। जब तक वो आंगनबाड़ी केंद्र में रह रहे हैं जब तक उनको पोषण दिया जाए, और पोषण देकर के उन बच्चों को खिलाया, मतलब खिलाने का प्रयास किया जाता है, यानी उन्हें खेलने के लिए जो उपलब्ध साधन है उनको प्रदान किया जाता है, और शिक्षा होती है वो शिक्षा भी दी जाती है। शिक्षा, और फिर आता है आपके पास शिक्षा, यानी आप जानते हैं कि शिक्षा बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु छोटे बच्चों की शिक्षा से क्या तात्पर्य? इससे तात्पर्य है कि बच्चों को खेलने के मौके देकर प्रेरणा देना। क्यों? बच्चे खेल खेल में ही सीखते हैं। 3 वर्ष की उम्र तक बालिका माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों के संपर्क में आती है। प्रेरणा इन लोगों द्वारा दिया जाता है इस प्रकार, यानी प्रेरणा पड़ोसी, माता पिता, वयस्क, इनके द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार बालिका अपने बारे में कुछ जानने लगती है, उसकी भाषा विकसित होती है, वह शारीरिक और क्रियात्मक विकास कौशल प्राप्त करती है और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। 3 वर्ष की होने तक बालिका आसानी से चलने फिरने लगती है और भाषा के माध्यम से अपनी आवश्यकता बताती है, यानी उसकी भाषा बोलती है तो वो अपनी आवश्यकता बताती है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे भोजन की ज़रूरत है, मुझे किसकी ज़रूरत है। उसके सोचने की प्रक्रिया और भी विकसित हो जाती है, बच्ची की दुनिया व्यापक हो जाती है और वह अपने आसपास की हर चीज़ में रुचि दिखाती है। वह जानना चाहती है कि बारिश क्यों होती है और अमुक वस्तुओं का क्या नाम है। शाला पूर्व वर्षों में बालिका विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में खेल द्वारा घटनाओं से और अपने अनुभवों से सीख जाती है। यानी जो बालिका होती है उनके लिए खेल इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसका खेल से ही पूरा विकास होता है, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भाषाई हो, इन सब का विकास खेल के द्वारा ही होता है। यानी वो खेल के द्वारा जो घटना होती हैं, जो अनुभव होते हैं वो उनको प्राप्त करती है, लेकिन उसका एकमात्र साधन है खेल, सिर्फ खेल। कई माता पिता अपने बच्चों को 3 वर्ष की उम्र में पूर्व शाला में दाखिला करा देते हैं, और इस तरह शाला पूर्व शिक्षा की शुरुआत होती है। परंतु किस प्रकार की शिक्षा इस उम्र में दी जानी चाहिए, इसके बारे में कई तरह के गलत विचार प्रचलित हैं। यानी कौन कौन से विचार प्रचलित है कि कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा तभी आरंभ होती है
जब वो पहली कक्षा में पहुंचती है। यानी कई लोग तो ऐसे मानते हैं कि बालिका की शिक्षा तभी प्रारंभ होती है जब वो कक्षा 1 में पढ़ती है, लेकिन नहीं भाई, उसकी शिक्षा तो प्रारंभ बचपन से ही हो जाती है। जब वो खेलना शुरू करती है तो खेल के आधार पर ही वो सब कुछ सीखती है, लेकिन वो जानकारी नहीं होती है तब ऐसा सोचते हैं। इससे पहले अपेक्षा की जाती है कि सालापुर बालिका केवल बाल कविताएं और कहानियाँ, कुछ पल और जानवरों को पहचानना, चित्र बनाना और रंग भरना सीखे और वही के स्थान पर लगातार कुछ समय तक बैठना सीख सके। दूसरी ओर में माता पिता हैं जो सालापुर उम्र के बच्चों को जबरदस्ती रंगों के नाम, अक्षरमाला और गिनती आदि करवाते हैं और लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। यानी कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं, पर अधिकतर माँ बाप ऐसे ही होते हैं कि बच्चों को रंगों के नाम रटवाएंगे, गिनती रटवाएंगे, फलों के नाम रटवाएंगे। अरे भाई, बच्चा नहीं रट पाएगा, वो इसकी निर्णायक अवधियाँ अब तक वे परिपक्व नहीं हो पाए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उन्हें खेल के द्वारा उन क्रियाओं को प्रदान कीजिए, वो खेल के द्वारा इन सब को सीख जाएगा। उनको ऐसे खेल प्रदान करिए कि वो रंगों के नाम भी याद करें, गिनती। यानी आप खिलौना दे रहे हैं तो आप उनको 4-5 खिलौना दीजिए, तो फिर देखिए आपको इनमें से कौन सा खिलौना अच्छा लग रहा है, इसमें से फर्स्ट खिलौना कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा। अरे वो ऐसे मूर्त भाव से सीखेगा। आप उन्हें रटवाने का प्रयास करें, वो ऐसा कभी नहीं सीख पाएगा और उसके उस शिक्षा से उसे डर लगने लगेगा, वो भागेगा, तो वो ऐसा नहीं सीख पाएगा। उन्हें मूर्त मूर्त वस्तु होती है, उनसे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। सालापुर उम्र के बच्चों को जबरदस्ती रंगों के नाम, अक्षरमाला, गिनती याद करवाते हैं और लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। वह समझते हैं कि इन वर्षों को व्यर्थ नहीं करना, और वे पालन करते क्या समझते हैं कि इन जो वर्षों जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं उनको वैसे ही गंवाना नहीं चाहिए। उन्हें गिनती, फाड़े ये सब सिखाना शुरू कर देते हैं। इन वर्षों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, तो औपचारिक शिक्षा के लिए उपयोग में लाना चाहिए। वह यह नहीं समझ पाते कि बच्चे अभी तक इस प्रकार के कड़े औपचारिक अनुदेशों के लिए तैयार नहीं है। उनका यह जोर देना बालिका पर बोझ बन जाता है और वह स्कूल जाने से डरने लगते हैं। यानी बच्चे स्कूल में जाने से डरते हैं। ऐसा क्यों डरते हैं? क्योंकि उसको बचपन से ऐसी शिक्षा दी जाती है कि उन रंगों के नाम याद करना, फलों के नाम याद करना, गिनती गिनना और फाड़े बोलना, और वो उनके कुछ मूर्त शिक्षा नहीं दी जाती है। जैसे वे स्कूल में जाते हैं तो वो ऐसे ही वातावरण देखते हैं, तो वो फिर स्कूल जाने से मना करते हैं और फिर वो छुप जाते हैं और फिर नहीं आते हैं, तो सब 10 बहाने बनाते हैं। तो उनका एक कारण भी है स्कूल ना जाने का। तो आप समझिए, जो माता पिता यह समझते हैं सालापुर शिक्षा का उद्देश्य सब बच्ची का सर्वांगीण विकास करना। जो सालापुर शिक्षा है उसका महत्व है, मतलब उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण यानी क्या? शारीरिक है, मानसिक है, संज्ञानात्मक है, भाषाई है, भावनात्मक है, इस सब